नमस्कार। टी.एस. इलियट के नाटक मर्डर इन द कैथेड्रल को मैं पूरा ही अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि वक्त कम है और आपके एग्ज़ाम सर पर हैं, लेकिन मैं पूरा एक एक शब्द एक्सप्लेन करूँगी जैसे ही वक्त मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा काम चला लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले की फैक्ट्स अबाउट मर्डर इन द कैथेड्रल देखिए। ईयर ऑफ राइटिंग, ये रिटन इन 1935 फॉर कैंटरबरी फेस्टिवल ऑफ जून 1935। तो कैंटरबरी में फेस्टिवल होता है जो कि जून में, तो 1935 में जो फेस्टिवल हुआ 19, तो उसके लिए ये नाटक लिखा गया था और उसी साल ये परफॉर्म हुआ था। तो आपको ईयर याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। जॉनरा हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, ये मतलब एक ऐतिहासिक त्रासदी है और पोइटिक ड्रामा है। तो दो जॉनरा में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी एज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी और दूसरा पोइटिक ड्रामा। फिर सेटिंग, इसकी जो सेटिंग है इन द ईयर 1170, 1170 में इसको ये जो घटना हुई है 1170 की घटना है। इन द कैथेड्रल ऑफ कैंटरबरी, इंग्लैंड में कैंटरबरी जगह है, वहाँ पर जो कैथेड्रल है उसमें ये मर्डर हुआ था। मेजर थीम्स क्या हैं? थीम्स पर ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो थीम का क्वेश्चन तो आप हर ड्रामा में तैयार कर ही लीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि एक वीडियो अलग से अपलोड करूँ और सारे जो आपके 6 ड्रामाज हैं उनकी थीम्स पर एक एक क्वेश्चन लेकर और एक वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोग भी तैयार कर लीजिए, थीम पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जो मेजर थीम है, मार्टरडम ऑफ टॉमस ए बैकेट, तो उनकी शहादत, टॉमस ए बैकेट की शहादत पर, शहादत इसकी मेन थीम है, जो कि द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के आर्क बिशप थे। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश सेंट्स, महानतम अंग्रेजी संतों में से थे। और तो एक तो थीम ये है, उनकी शहादत की थीम है। दूसरा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द कैथोलिक चर्च, राजा और कैथोलिक चर्च के बीच का संघर्ष इसकी एक थीम है। गॉड्स प्लान, ईश्वर की एक योजना होती है, वो इसकी थीम है। अर्थली वर्सेस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, यानी जो अर्थली माने सांसारिक और स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, ओरिएंटेशन को आप कह सकते हैं अभिविन्यास। वैसे इसका जो प्रॉपर हिंदी है वो अभिविन्यास है। अब नीति कह सकते हैं कि सांसारिक और जो आध्यात्मिक नीतियां हैं उनके बीच का संघर्ष। तो ये कुछ थीम्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, यानी ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। वैसे तो 5 एक्ट प्लेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये 5 एक्ट प्ले उस तरीके से नहीं है जो ट्रेडिशनली 5 एक्ट्स होते हैं। द प्ले कंटेन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस नाटक में एक मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अलॉन्ग विद एन इंटरल्यूड, साथ में इसमें एक इंटरल्यूड सेक्शन है। इन बिटवीन दैम, इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक इंटरल्यूड है। पार्ट 1 इंक्लूड्स 1 सीन, जो पहला पार्ट है उसमें एक दृश्य है। पार्ट 2 हैज़ 2 सीन्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 दृश्य हैं। अब देखते हैं मेजर कैरेक्टर्स ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? तो जो प्रोटैगोनिस्ट हैं वो तो टॉमस बैकेट हैं, द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, द फॉर्मर चांसलर एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द किंग हेनरी सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, एंड द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले। तो ये मुख्य पात्र हैं, हीरो आप कह सकते हैं। ये आर्क बिशप हैं कैंटरबरी के, फॉर्मर यानी पूर्ववर्ती चांसलर हैं, और घनिष्ठ मित्र हैं किंग हेनरी सेकंड के। लेकिन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, तो फिर जो राजा हैं किंग हेनरी सेकंड वो मर्डर करवा देते हैं इनका। तो पहले ये घनिष्ठ मित्र होते हैं। एंड द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले, तो इस नाटक के मुख्य पात्र हैं ही वो। फिर 3 प्रीस्ट, 3 पुजारी हैं। प्रीस्ट डिवोटेड टू द चर्च एंड देयर आर्क बिशप एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट। ये जो 3 पुजारी हैं ये डिवोटेड हैं, चर्च के प्रति समर्पित हैं और अपने आर्क बिशप के प्रति भी समर्पित हैं और कोशिश भी करते हैं उनकी सुरक्षा की, लेकिन कामयाब नहीं होते। फिर जो नेक्स्ट हैं वो 4 टेम्पटर्स हैं। टेम्प्ट माने किसी को लालच देना, ललचाना। तो 4 टेम्पटर्स हैं जो कि आकर्षित करने की कोशिश करते हैं।
symbolic figures representing aspects of the bishop's personality. ये जो टेम्पटर्स हैं वो सिंबॉलिक फिगर्स होते हैं, मतलब कि वो एक व्यक्ति के अंदर ही होती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टस में देखा था, उसमें एक गुड एंजल था, एक बैड एंजल था। तो ये जो अच्छाई और बुराई है ये दोनों हमारे अंदर होती हैं, तो उनको जैसे बाहर लाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो सिंबॉलिक फिगर कहलाती हैं। प्रतीकात्मक छवियाँ हैं, प्रतीकात्मक लोग हैं ये। तो फर्स्ट टेम्पटर ऑफर्स बैकेट द प्लेजर्स ऑफ वेल्थ, कंफर्ट एंड फ्रेंडशिप। ये आपको याद रखना है। ये मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए थे उनमें भी ये बताया था। इन पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि पहला टेम्पटर क्या ऑफ़र करता है, सेकंड टेम्पटर क्या ऑफ़र करता है। तो पहला टेम्पटर ऑफ़र करता है प्लेजर्स ऑफ वेल्थ, कंफर्ट एंड फ्रेंडशिप। तो मतलब वो आनंद, मज़े, ऑफ वेल्थ यानी धन के, कंफर्ट आराम, और फ्रेंडशिप दोस्ती के। सेकंड टेम्पटर ऑफर्स बैकेट टू बिकम चांसलर अगेन। और दूसरा टेम्पटर कहता है कि भाई अगर तुम हमारी बात मानोगे तो फिर से चांसलर बना दिए जाओगे। थर्ड टेम्पटर ऑफर्स बैकेट टू जॉइन द बैरन्स अगेंस्ट द किंग। और तीसरा टेम्पटर ऑफर करता है कि आप बैरन्स का साथ दो राजा के खिलाफ। फोर्थ टेम्पटर ऑफर्स बैकेट टू सीक द वे ऑफ मार्टेडम। और जो चौथा टेम्पटर है वो ऑफ़र देता है कि तुम शहादत का रास्ता तलाश करो, यानी शहादत के रास्ते पर जाओ, यहाँ तुमको यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। और आगे हैं इसमें 4 नाइट्स, 4 सरदार हैं। एजेंट्स ऑफ द किंग, ये राजा के एजेंट हैं। हु मर्डर्ड टॉमस बैकेट, जिन्होंने टॉमस बैकेट की हत्या की थी। फर्स्ट नाइट, जो पहला सरदार है वो रेजिनाल्ड फिट्जअर्स, द लीडर ऑफ द नाइट्स हु मर्डर्ड बैकेट। तो ये लीडर है, ये भी आपको याद रखना होगा इन सरदारों का। सेकंड नाइट सर ह्यू डी मॉरविले। थर्ड नाइट बैरन विलियम डी ट्रेसी। फोर्थ नाइट रिचर्ड ब्रीटो। तो इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। यहीं पर आप वीडियो पॉज करके और इनके नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहले नाइट का नाम क्या है, दूसरे नाइट का नाम क्या है ना, और जो लीडर है नाइट्स का उसका नाम क्या है। तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए ख़ुद को तैयार रखिए। फिर इसका जो एक इसेंशियल पार्ट है वो है कोरस, है ना। ये कोरस ग्रीक ट्रेडिशन से है, यानी ग्रीक ड्रामा जो होते थे उसमें कोरस ज़रूर हुआ करता था। ये कोरस आपने डॉक्टर फॉस्टस में भी देखा था। शेक्सपियर के ड्रामाज में तो नहीं देखने को मिलता, कम ही है, मतलब नॉर्मली नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोरस का प्रयोग हुआ है। और ये जो कोरस है ये हैं कौन? द पुअर विमेन ऑफ कैंटरबरी, मैसेंजर्स, अटेंडेंट्स एट्सेट्रा। ये कैंटरबरी की गरीब महिलाएं हैं, और एक उसमें मैसेंजर भी हैं और अटेंडेंट्स भी हैं। लेकिन जो कोरस में तो ये महिलाएं हैं, इसके अलावा जो पात्र हैं वो मैसेंजर्स और अटेंडेंट्स हैं। तो ये हुए कैरेक्टर्स इस ड्रामा के। अब चलते हैं हम समरी की ओर। एक्ट वाइज समरी देखते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल इज़ अ प्ले रिटन बाय टी.एस. एलियट। ये एक नाटक है जो टी.एस. एलियट ने लिखा है, दैट डील्स विद द असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप टॉमस बैकेट। तो आर्क बिशप टॉमस बैकेट की हत्या से रिलेटेड है ये नाटक, विच हैपेंड इन द कैथेड्रल ऑफ कैंटरबरी, जो कि कैंटरबरी के कैथेड्रल में ये हत्या हुई थी इन 1170। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि ये घटना कब हुई थी, 1170 में। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, और फिर से आप याद रखिए। किंग हेनरी सेकेंड, और उस वक्त गद्दी पर कौन था और किसके कहने पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है। किंग हेनरी सेकेंड ऑफ इंग्लैंड कमांडेड द नाइट्स। तो कमांडेड माने उन्होंने आज्ञा दी सरदारों को टू मर्डर द आर्क बिशप, आर्क बिशप की हत्या करने की आज्ञा दी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मैन अराइजेस, जो संघर्ष पैदा होता है इन दोनों के बीच में। कौन दोनों के बीच में? राजा और टॉमस बैकेट के बीच में। पहले ही बता चुके हैं कि राजा और टॉमस बैकेट ये बहुत घनिष्ठ मित्र थे।
लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष पैदा हुआ, अराइजेस ओवर अ डिसएग्रीमेंट, क्योंकि उनमें असहमति हो गई रिगार्डिंग द पावर ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट वर्सेस दैट ऑफ द कैथोलिक चर्च, कि अंग्रेज़ी सरकार की, इंग्लैंड की गवर्नमेंट की जो ताकत है और कैथोलिक चर्च की जो ताकत है, उनमें से कौन सी ताकत बड़ी है ना। तो इस बात को लेके दोनों में असहमति हो गई और असहमति इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और राजा तो इतना बड़ा दुश्मन बन गया टॉमस बैकेट का कि राजा ने टॉमस बैकेट की हत्या ही करवा दी। ठीक है, ये इसकी बैकग्राउंड है ड्रामा की। ये जो संघर्ष है इनका, राजा का और टॉमस बैकेट का, वो नहीं दिखाया गया है ड्रामा में, लेकिन ये बैकग्राउंड के लिए आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल का पहला भाग, इंक्लूड सीन 1, जिसमें कि पहला दृश्य है, मतलब एक ही दृश्य है। मर्डर इन द कैथेड्रल बिगिंस विद अ स्पीच बाय द कोरस। तो मर्डर इन द कैथेड्रल की शुरुआत कोरस की स्पीच से होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द पुअर विमेन ऑफ कैंटरबरी, जिनमें के कोरस में कौन शामिल है, कैंटरबरी की गरीब औरतें हैं उसमें। एक्सप्रेसिंग देयर फियर, वो अपना डर बता रही हैं, अभिव्यक्त कर रही हैं। फियर, सफरिंग, यानी अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, एंड कंसर्न, और अपनी चिंता जता रही हैं, ऑन द अराइवल ऑफ टॉमस बैकेट, टॉमस बैकेट के आगमन पर, द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, जो कि कैंटरबरी के आर्क बिशप हैं। द आर्क बिशप हैज़ बीन इन एग्जाइल इन फ्रांस फॉर 7 years। तो ये आर्क बिशप 7 साल तक फ्रांस में रहे हैं, यानी वनवास में रहे हैं एक तरीके से। द कोरस एक्सप्रेसेस देयर ग्रीफ दैट इट वुड बी डेंजरस फॉर द आर्क बिशप टू रिटर्न टू इंग्लैंड। तो कोरस अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक होगा आर्क बिशप के लिए इंग्लैंड लौटना। 3 priests ऑफ कैंटरबरी अपीयर एंड फर्दर डिस्कस द सिचुएशन। कैंटरबरी के 3 पुजारी वहाँ पर आते हैं और वो इस सिचुएशन को और आगे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं इस स्थिति पर। वंडरिंग इफ बैकेट हैज़ मेड पीस विद द किंग, और वो ये सोच रहे हैं कि बैकेट ने राजा के साथ समझौता कर लिया है क्या। द डिस्कशन ऑफ प्रीस्ट थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द आर्क बिशप। तो जो डिस्कशन होता है, जो बातचीत होती है इन पुजारियों के बीच, उससे इस बात पर प्रकाश डाला जाता है कि राजा और आर्क बिशप के बीच में संघर्ष है। A messenger arrives and informs them Becket has returned to England and will be reaching Canterbury। और एक दूत आता है और वो इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है कि बैकेट इंग्लैंड लौट आए हैं और वो कैंटरबरी पहुंच रहे हैं। While the priests prepare for the welcome of the archbishop, the chorus makes another speech and expresses their apprehensions and fears and desires Becket to flee to France, where he will be safe। यानी जो पुजारी हैं वो तो तैयारी करते हैं आर्क बिशप के स्वागत की, लेकिन कोरस एक और स्पीच बोलता है, एक और बार अपना मतलब उसकी स्पीच है कोरस की, और जिसमें वो अभिव्यक्त करता है अपने एप्रीहेंशन, माने अपने डर है, उनके फियर माने भी डर है। उनको डर क्या है कि भाई यहाँ ख़तरा है बैकेट के लिए, तो वो चाहते हैं कि बैकेट वापस फ्रांस भाग जाएं जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो उनकी जान को ख़तरा है। बैकेट अराइव्स एंड वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय द प्रीस्ट। तो बैकेट आ जाते हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है पुजारियों के द्वारा। ही टेल्स द प्रीस्ट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है किताबों में, अब मैं ही हेटल्स पढ़ रही थी इसको, ही अलग होगा, टेल्स अलग होगा। ही टेल्स द प्रीस्ट, वो पुजारियों को बताता है, टू बी काइंड टू द कोरस हु नो बेटर देन दे अंडरस्टैंड, कि वो कोरस के प्रति दयालुता बरतें और जो कि बेहतर तरीके से जानते हैं, यानी जितना वो समझते हैं उससे बेहतर तरीके से कोरस समझते हैं चीज़ों को। बैकेट वॉज विजिटेड बाय 4 टेम्पटर्स, यानी बैकेट की अब मुलाकात 4 टेम्पटर्स से होती है। द फर्स्ट टेम्पटर अराइव्स एंड ऑफर्स बैकेट प्लेजर्स ऑफ वेल्थ एंड कंफर्टेबल लाइफ अगेन एज द किंग्स फ्रेंड। तो पहला टेम्पटर बैकेट को ये ऑफ़र देता है कि तुमको वेल्थ, धन मिलेगा, कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, यानी आरामदायक ज़िंदगी मिलेगी,
और फिर से राजा के दोस्त बन जाओगे जैसे पहले थे। बट बैकेट रिजेक्ट्स हिम, लेकिन बैकेट उसको अस्वीकार कर देता है, सेइंग ही इज़ ऑफरिंग दिस टेम्पटेशन 20 years टू लेट, कि ये जो टेम्पटेशन आप मुझे दे रहे हो, ये जो लालच दे रहे हो, ये 20 साल देर से दे रहे हो। 20 साल पहले दिया होता तो शायद स्वीकार कर लेता। The second tempter tells Beckett it was his mistake to resign his former post of chancellor. तो दूसरा टेम्प्टर बैकेट को बताता है कि ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। ही शुड अगेन सबमिट टू द किंग, तुम फिर से राजा के सामने समर्पण कर दो, एंड एंजॉय अर्थली पॉलिटिकल पावर, और जो सांसारिक राजनीतिक ताकत है उसके मजे लो। दैट वुड अलाउ हिम टू डू मच बेटर इन द वर्ल्ड दैन हिज स्पिरिचुअल पावर्स, और इससे क्या होगा कि तुम इस संसार में बहुत बेहतर कर पाओगे बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के। यानी आध्यात्मिक शक्तियाँ तुम्हारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं हैं, तुम राजा के सामने समर्पण करो और अपनी वही शक्तियाँ वापस पा लो। बैकेट रिजेक्ट्स हिज ऑफर, बैकेट इसका ऑफर भी रिजेक्ट कर देता है, सेइंग द एक्सरसाइज ऑफ अर्थली पावर विदाउट स्पिरिचुअल ऑथोरिटी इज़ वेन। वो ये कहते हुए रिजेक्ट करता है कि जो अर्थली पावर है, जो सांसारिक शक्ति है, उसको एक्सरसाइज करना यानी उसका प्रयोग करना विदाउट स्पिरिचुअल ऑथोरिटी, आध्यात्मिक सत्ता के बिना यानी ईश्वर की इच्छा के बिना, इज़ वेन, वो बेकार है। द थर्ड टेम्प्टर ट्राइज टू कन्विंस बैकेट, तीसरा टेम्प्टर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है बैकेट को टू बिट्रे द किंग एंड ज्वाइन द हैंड्स विद बैरन, कि राजा को धोखा दो और बैरन्स के साथ हाथ मिला लो अगेंस्ट द किंग, राजा के खिलाफ, एंड इंक्रीज द पावर एंड ग्लोरी ऑफ रोम, और रोम की ताकत और ग्लोरी को, वैभव को बढ़ाओ। बैकेट वॉज ऑफेंडेड बाय द ऑफर, ये ऑफर बैकेट को और भी बुरा लगता है और उसके दिल को चोट लगती है। फोर्थ टेम्प्टर वॉज अ सरप्राइज टू बैकेट, लेकिन जो चौथा टेम्प्टर है वो एक सरप्राइज के रूप में है, एक आश्चर्य के रूप में है बैकेट के लिए। हु हैड एक्सपेक्टेड ओनली 3, यानी बैकेट को केवल 3 ही टेम्प्टर्स की उम्मीद थी। द फोर्थ टेम्प्टर सीम्स टू हैव अ सुपरनैचुरल एबिलिटी, जो चौथा टेम्प्टर है उसके अंदर जैसे कि एक आध्यात्मिक क्षमता है, टू परसीव बैकेट्स इनर थॉट्स एंड फियर्स, टू परसीव माने देखने की, भांपने की, बैकेट के जो इनर थॉट्स हैं, उसके अंदर दिमाग में जो विचार हैं, एंड फियर्स, जो उसके डर हैं, जैसे कि उनको भांप गया हो, एज वेल एज इवेंट्स इन द फ्यूचर, और साथ ही जिसको भविष्य की घटनाओं का भी जैसे आभास हो, ऐसा लगता है फोर्थ टेम्प्टर। ही ऑफर्स बैकेट फॉलो हिज डिज़ायर, वो बैकेट से कहता है कि तुम अपनी इच्छा को फॉलो करो, जो तुम्हारी इच्छा है उसी के पीछे जाओ, द पाथ ऑफ ग्लोरी एंड पावर ऑफ सेंटहुड, और तुम ग्लोरी के पाथ पर यानी यश और वैभव के रास्ते जाओ, एंड पावर ऑफ सेंटहुड, और संत की जो ताकत है वो प्राप्त करो। एंड ही एड्रेसेस बैकेट्स फियर, और वो बैकेट के जो डर है उसको भी भाप जाता है और कहता है दैट इवन दैट विल नॉट लास्ट, कि ये डर भी नहीं रहेगा। बैकेट इज शेकन बाय द रिविलेशन, बैकेट हिल जाता है इस रिविलेशन से, इस रहस्योद्घाटन से, दैट ही वॉज सीकिंग द राइट एक्शन, कि वो सही काम करने जा रहा था, फॉर रीजन्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड प्राइड, यानी लेकिन उसके जो रीजन्स थे वो गलत थे, कि सेल्फिशनेस माने अपनी स्वार्थपरता और प्राइड घमंड, तो मतलब गलत वजह से सही काम करने जा रहा था। यानी अगर आप शहादत देते हैं तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि आपको यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, लोग आपका नाम जपेंगे, है ना, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। तो शहादत अगर देनी है तो चुपचाप से दो, ये कहने का मतलब है। तो अगर आप इस स्वार्थ को मन में लेकर शहादत दे रहे हैं कि आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, तो वो गलत वजह है। और अब आता है इंटरल्यूड। In the interlude section, Beckett, after deciding to accept God's plan and his will, preaches a farewell sermon to his congregation on 25th December, Christmas morning, in which he explains the true nature of martyrdom and hints at his martyrdom, which is imminent.
तो इंटरल्यूड में का जो सेक्शन है इसमें बैकेट आफ्टर डिसाइडिंग यानी ये निश्चय करने के बाद कि टू एक्सेप्ट गॉड्स प्लान एंड हिज विल, कि अब वो ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर रहा है। इसके बाद वो प्रीजेस अ फेयरवेल सेरेमन यानी एक लास्ट विदाई का अंतिम उपदेश देता है टू हिज कॉन्ग्रीगेशन माने अपनी सभा को ऑन 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे होता है उसकी सुबह को। और इन विच ही एक्सप्लेन्स, उसमें वो व्याख्या करता है, बताता है, लोगों को समझाता है द ट्रू नेचर ऑफ मार्टरडम, कि शहादत की सच्ची प्रकृति क्या है, सच्ची शहादत क्या होती है। एंड hints at his martyrdom which is eminent, और एक संकेत भी देता है, इशारा करता है अपनी शहादत की ओर जो कि मतलब होने ही वाली है। वैसे ये एमिनेंट वर्ड यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, जो सही शब्द है वो इमिनेंट है, IMMINENT, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इमिनेंट अपने नोटबुक में लिखिएगा। He says no martyr is made a saint, वो कहता है कि कोई भी शहीद संत नहीं बनता except by God's design, सिवाय जब ईश्वर खुद ऐसा प्लान करता है तभी कोई व्यक्ति शहीद होता है। True martyrdom can never be the result of a man's will, जो सच्ची शहादत है वो एक मनुष्य की इच्छा का परिणाम नहीं हो सकती। टू बिकम अ सेंट, कि वो संत बनने की इच्छा रखता है इसलिए शहादत दे। अ ट्रू मार्टर इज़ वन हु सबमिट्स हिमसेल्फ एंटायरली टू द विल ऑफ गॉड, एक सच्चा शहीद वो होता है जो अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर दे। एंड डज नॉट इवन डिज़ायर द ग्लोरी ऑफ बिकमिंग अ मार्टर, और वो यश भी ना चाहे, एक शहीद होने का यश पाने की इच्छा भी ना रखे। Unlike the rest of the play, this section is delivered in prose, तो जो बाकी का नाटक है वो तो पोइट्री में लिखा हुआ है यानी वर्स ड्रामा है, ये तो वर्स फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इंटरल्यूड प्रोज में लिखा गया है, तो ये भी याद रखने वाली बात है आपके लिए। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, इंक्लूड सीन फर्स्ट एंड सीन सेकंड। यहाँ दो दृश्य हैं। द इवेंट्स डिपिक्टेड इन पार्ट सेकंड ऑफ द प्ले टेक place on 29 December 1170 in the Archbishop's Hall in the Cathedral of Canterbury। तो जो घटनाएं पार्ट सेकंड में दिखाई गई हैं वो 29 दिसंबर 1170 को घटित हुई हैं आर्क बिशप के हॉल में और कैंटरबरी के कैथेड्रल में। ये डेट्स आपको याद रखनी है। इन सीन फर्स्ट, पहले दृश्य में, द कोरस रीस्टेट्स देयर फियर, कोरस अपना डर फिर से जाहिर करता है। As 4 knights enter and demand to speak to Becket, जब 4 सरदार प्रवेश करते हैं और बेकेट से बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं। When the priest try to offer them hospitality, जब पुजारी कोशिश करते हैं उनकी मेहमान नवाजी करने की, they reject them in anger, तो वो दुत्कार देते हैं पुजारियों को गुस्से में। मीनवाइल, इस बीच बेकेट अराइव्स, बेकेट खुद आ जाते हैं। एंड द नाइट्स एक्यूज हिम ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट द किंग, और वो सरदार उन पर दोषारोपण करते हैं कि आपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया है। एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड, और इस देश के कानून के खिलाफ भी आपने बगावत की है। एंड ऑफ बिट्रेइंग द किंग, और राजा के साथ गद्दारी की है। द प्रीस्ट फाउंड द सिचुएशन डेंजरस फॉर द आर्कबिशप, पुजारियों को दिखता है कि अब स्थिति आर्कबिशप के लिए खतरनाक हो रही है। एंड फोर्सफुली टुक हिम टू द इनर पार्ट ऑफ द कैथेड्रल, और ज़बरदस्ती वो आर्कबिशप को कैथेड्रल के अंदर के भाग में ले जाते हैं। एंड शट द डोर्स, और दरवाजे बंद कर देते हैं। सीन सेकेंड शिफ्ट्स टू द कैथेड्रल, जो सेकेंड सीन है वो कैथेड्रल में शिफ्ट होता है। वेयर द टेरिफाइड प्रीस्ट लॉक एंड बार द डोर्स, जहाँ डरे हुए पुजारी लॉक कर देते हैं और दरवाजे को रोक देते हैं। बट द आर्क बिशप ऑर्डर्स देम टू ओपन द डोर्स ऑफ द कैथेड्रल, लेकिन आर्क बिशप उनको आज्ञा देते हैं कि भाई कैथेड्रल के दरवाजे खोल दो।
द प्रीस्ट अर्ज बैकेट टू सीक सेफ्टी बाय गोइंग टू आल्टर। पुजारी प्रार्थना करते हैं बैकेट से कि आप अपनी हिफाजत कीजिए और वेदी पर की तरफ चले जाइए। बट ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी रेडी टू मीट हिज फेट। लेकिन वो ये घोषणा करते हैं कि वो अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हैं। द प्रीस्ट ओपन द डोर। पुजारी दरवाजे को खोल देते हैं। ये प्रीस्ट और ओपन के बीच में स्पेस होना चाहिए, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है। द नाइट्स थ्रेटन हिम टू विड्रॉ हिज ऑर्डर ऑफ एक्सकम्युनिकेशन अगेंस्ट द बिशप्स। तो सरदार उनको धमकी देते हैं कि भाई अपना जो ऑर्डर है एक्सकम्युनिकेशन का बिशप्स के खिलाफ उसको वापस ले लीजिए। ये एक्सकम्युनिकेशन क्या होता है? धार्मिक बहिष्कार होता है। तो द आर्क बिशप रिफ्यूजेस टू डू सो। लेकिन आर्क बिशप इनकार कर देते हैं ऐसा करने से, बिकॉज इट वॉज डन बाय द पोप, क्योंकि ये पोप के द्वारा किया गया था। द नाइट्स अटैक हिम विद सोर्ड्स एंड पुट हिम टू डेथ। जो सरदार हैं वो आक्रमण कर देते हैं उनके ऊपर अपनी तलवारों से और उनको मृत्यु प्रदान करते हैं। एज ही इज़ बीइंग मर्डर्ड, जब उनकी हत्या की जा रही है, द कोरस एक्सप्रेसेस देयर सेंस ऑफ ग्रीफ। तो कोरस अपना दुख जताते हैं एंड एग्जिबिट्स और ये दिखाते हैं दैट द एयर। अब यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहाँ स्पेस होना चाहिए एग्जिबिट्स और दैट के बीच में। द एयर, द लैंड, द वाटर, द स्काई, द विंड्स एंड द स्टोन्स हैव बिकम ड्रेडफुल। और कोरस ये दिखाता है कि हवा, धरती, पानी, आकाश, सब कुछ और यहाँ तक कि पत्थर भी भयानक हो गए हैं। अ कर्टेन ऑफ ब्लड हैज़ डिफाइल्ड द वर्ल्ड। पूरे संसार के ऊपर एक पर्दा सा छा गया है खून का, जिसने इस संसार को अपवित्र कर दिया है। इन अ सेकेंड प्रोज सेक्शन, अब फिर से थोड़ा सा प्रोज का एक भाग है गद्य में लिखा हुआ। द नाइट्स अपीयर ऑन स्टेज। तो जो सरदार हैं वो मंच पर आते हैं टू एड्रेस द ऑडियंस, यानी जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, उनको संबोधित करने के लिए डायरेक्टली, सीधे तौर पर। एंड गिव एक्सप्लेनेशंस, और सफाई देते हैं फॉर देयर एक्शंस, अपने कामों की, जो उन्होंने किया है उसकी सफाई देते हैं। सेइंग इन टर्न, मतलब अपनी बारी पर ये कहते हुए दैट के दे एवर द नेसेसरी वायलेंस ऑफ देयर एक्शंस, कि वो खुद भी चिंतित हैं जो उन्होंने हिंसा की है, उनके कार्यों में जो हिंसा थी। बट दैट नो वन कैन से दे गॉट एनी थिंग आउट ऑफ इट। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, उनको कुछ मिला है ये काम करके। दे मेंटेन दे वर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज़। वो दे मेंटेन माने वो ये कहते हैं दैट दे वर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज़, मतलब उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं था। लॉयल टू द किंग, और वो केवल राजा के प्रति वफादार थे। एंड एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, और वो केवल एक ताकतवर देश के लिए, ताकतवर राज्य के हित में काम कर रहे थे। विच दे नो द ऑडियंस एग्रीज विद, और इससे ऑडियंस यानी कि दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि राज्य के हित में, देश के हित में ऐसे कुछ काम किए जाते हैं, यानी इस तरीके से कुछ लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। इन द एंड, अंत में, द फोर्थ नाइट रिमार्क्स, चौथा सरदार टिप्पणी करता है दैट दे वर प्रोवोक्ड, कि उनको उकसाया गया था। एंड बैकेट्स डेथ इज़ राइटली व्यूड एज अ सुसाइड, और बैकेट की मौत को सही तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो वो एक सुसाइड है, उन्होंने खुदकुशी की है। यानी पहले उनको ऑफ़र दिया गया था कि भाई अपना रास्ता बदल लो, ऐसा कर लो, राजा के साथ समझौता कर लो, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने खुदकुशी की है एक तरीके से। दे ऑर्डर द ऑडियंस टू डिस्पर्स एंड मेक नो ट्रबल। वो दर्शकों को आज्ञा देते हैं कि दर्शक लोग अब चले जाएं और कोई भी शोर शराबा न करें। द प्रीस्ट्स एक्सप्रेस देयर सेंस ऑफ लॉस एंड गेन इन द सेम टाइम। जो पुजारी लोग हैं वो अपना हानि लाभ यानी फ़ायदा नुकसान एक साथ
अभिव्यक्त करते हैं। द प्रीस्ट मोर्न फॉर बैकेट, जो पुजारी लोग हैं वो बैकेट के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं। बट एक्नॉलेज, लेकिन स्वीकार करते हैं, दैट कैंटरबरी हैज़ रिसीव्ड अ सेंट, कि कैंटरबरी को एक संत मिल गया। द प्ले एंड्स, ये नाटक ख़त्म होता है विद द स्पीच ऑफ द कोरस, कोरस की स्पीच के साथ, हुज फियर एंड ग्रीफ हैव डिसअपियर्ड, जिनका के डर और दुख ख़त्म हो चुका है। दे अपील टू गॉड, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, टू फॉरगिव देम, कि ईश्वर उन्हें माफ़ करे। एंड दे प्लीड टू आर्क बिशप बैकेट टू प्रे फॉर देम इन हेवन, और वो आर्क बिशप बैकेट से भी प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग में जाकर, क्योंकि आर्क बिशप को तो स्वर्ग ही मिलना है, बैकेट को स्वर्ग ही मिलना है, तो वो स्वर्ग में जाकर उनकी खातिर भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें भी स्वर्ग में बुला ले। अब चलिए, ये तो थी समरी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, एक टॉमस बैकेट एज अ ट्रेजिक हीरो कई बार पूछा जाता है, कई बार कोरस पर सवाल आता है, कई बार थीम पर सवाल आता है। तो यूँ तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या सवाल आपको देगा, लेकिन मुझे लगता है कि कैरेक्टर स्केच एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये कई तरीके से आ सकता है आपको, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉमस बैकेट एज अ ट्रेजिक हीरो, या फिर एज अ प्रोटैगोनिस्ट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। हीरो इज़ द पाइवट राउंड विच द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजिक प्ले इज बिल्ट, यानी हीरो वो पाइवट मतलब एक धुरी आप कह सकते हैं जिसके चारों ओर पूरा प्ले घूमता है, उसके चारों ओर वो स्ट्रक्चर बनता है। अकॉर्डिंग टू जी बी हैरिसन, हीरो इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। जी बी हैरिसन कहते हैं कि हीरो ट्रेजेडी का सोल है, वैसे प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, जो सही बात है, जो कि अरिस्टोटल ने कही है, वो कहा है कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द हीरो विच डिटर्मिन्स द कैरेक्टर ऑफ द एंटायर प्ले, ये जो हीरो का चरित्र होता है वो पूरे नाटक का चरित्र डिसाइड करता है, डिटर्मिन करता है। टॉमस बैकेट एज प्रेजेंटेड इन द प्ले, टॉमस बैकेट को जैसा इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है मर्डर इन द कैथेड्रल में, इज़ इंडीड एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, वो वास्तव में एक आदर्श ट्रेजिक हीरो हैं। ही इज़ द डायनामो ऑफ द ट्रेजिक इम्प्रेशन, वो मतलब ट्रेजिक इम्प्रेशन, ट्रेजिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हैं। डायनेमो क्या होता है, वो बिजली उत्पादक यंत्र होता है, तो जैसे डायनेमो बिजली उत्पादन करता है, वैसे ही यहाँ टॉमस बैकेट ट्रेजिक इम्प्रेशन पैदा करते हैं। ही इज़ द मेन फाउंटेन ऑफ द ट्रेजिक आयरनी, यानी वो मुख्य स्रोत हैं यहाँ ट्रेजिक आयरनी के, विडम्बना के। एंड इन शॉर्ट, और अगर संक्षेप में कहा जाए, ही इज़ द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ द ट्रेजिक स्पिरिट, वो एक ट्रेजिक स्पिरिट के अवतार हैं। रिप्रेजेंटेड एंड पैट्रोनाइज्ड इन द प्ले, जो कि यहाँ पर इस नाटक में प्रस्तुत किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ही इज़ एज परफेक्ट एज द ट्रेजिक हीरो ऑफ हिज ड्रामा, एज बैकेट ऑफ रिलीजन वॉज द स्पिरिचुअल हीरो इन हिस्ट्री, यानी कि इस नाटक के ट्रेजिक हीरो के रूप में वो उसी प्रकार परफेक्ट हैं जैसे कि जो बैकेट हुए हैं, जो वास्तविकता में इतिहास में बैकेट हुए हैं, वो अपने वक्त के आध्यात्मिक हीरो थे, नायक थे। तो जितने वो अच्छे हैं, वैसे ही ये जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में, वो हीरो भी उसी तरीके से परफेक्ट हैं। लाइक शेक्सपियरियन हीरो, अगर उनकी तुलना शेक्सपियर के हीरो से किया जाए तो बैकेट बिकम्स इन हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, तो बैकेट अपने आप में शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो की तरह हैं, विच मीन्स अनडॉन्टेड करेज एंड फियरलेसनेस, जिसका मतलब है कि उनके अंदर अनडॉन्टेड माने जो नहीं डरता किसी से, न डरने वाला, करेज माने साहस है, एंड फियरलेसनेस यानी निर्भीकता है, एंड समथिंग ऑफ अ ट्रू क्लासिकल हीरो, और उनके अंदर सच्चे क्लासिकल हीरो की क्वालिटीज़ हैं। बट द एप्टेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब हिम, लेकिन जो सबसे एप्टेस्ट माने सबसे अच्छा, टर्म माने शब्द,
उनको वर्णन करने के लिए जो सबसे अच्छा शब्द है विल बी अ टिपिकल क्रिश्चियन रिलीजियस हीरो, वो होगा कि वो एक आदर्श ईसाई धार्मिक नायक हैं, अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट के सच्चे अनुगामी हैं। इन हिज लाइफ, अपने जीवन काल में, एज वेल एज डेथ, और अपनी मृत्यु में भी, देयर इज अ हेलो ऑफ सेंटलीनेस, उनके चारों ओर एक सेंटलीनेस का यानी एक संत के का आवरण है। ही लिव्ड लाइक अ ट्रू कैथोलिक गार्जियन, वो एक सच्चे कैथोलिक गार्जियन माने संरक्षक होते हैं, तो संरक्षक के रूप में रहे ऑफ द चर्च के, एंड डाइड एज अ मार्टिर, और एक शहीद के रूप में उनकी मृत्यु हुई। डेथ फाइनली मेक्स हिम अ सेंट, उनकी मृत्यु ने उनको अंततः एक संत बना दिया। एरिस्टोटल्स कंसेप्ट, अरस्तु का जो विचार है हीरो के बारे में, तो देखते हैं कि उस पर वो ये कितना खरा उतरते हैं। अरिस्टोटल ने भी ट्रेजिक हीरो के बारे में अपने विचार दिए हैं, और ये अगर जिन लोगों ने मेरे साथ अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ी है वो इस बात से फेमिलियर होंगे कि अरिस्टोटलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो इज दैट ऑफ अ मैन हु दो गुड एंड जस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है ट्रेजिक हीरो का, वो है कि एक आदमी ऐसा जो कि दो, हालांकि गुड एंड जस्ट, अच्छा है और न्याय संगत है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, हैज़ अ फ्लॉ, उसके अंदर एक कमी होती है, विच इज़ सम एरर और फ्रेल्टी, जो कि उसकी कोई गलती होती है, कोई कमज़ोरी होती है, बट नॉट वाइस और डेप्राविटी, लेकिन वो कोई वाइस यानी दुर्गुण नहीं होता, डेप्राविटी यानी उसका आप कह सकते हैं कि अनैतिक कोई बात नहीं होती उसके अंदर। टॉमस करेस्पॉन्ड्स टू दिस कंसेप्ट, टॉमस इस कंसेप्ट से, इस विचार से मतलब करीब हैं। इन दैट ही इज़ सर्टेनली नॉट फ्लॉलेस, तो बात यह है कि वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस नहीं है, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा है कि एक सेंटली पर्सन नहीं होना चाहिए पूरा, जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, कोई भी एक ड्रॉबैक ना हो, ऐसा व्यक्ति हीरो नहीं हो सकता, है ना। तो वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस नहीं है। हिज प्राइड एंड इगोइज्म आर डेफिनेट फ्लॉज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, उनके अंदर थोड़ा सा तो घमंड है, इगोइज्म है, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अड़ियल हैं, तो ये ह्यूमन कैरेक्टर के कुछ दुर्गुण हैं। येट फिर भी द करस्पॉन्डेंस एंड्स हियर, ये जो सापेक्षता है या ये जो संबंध है उनका यहीं ख़त्म होता है। फॉर द कैटास्ट्रॉफी ऑफ द प्ले डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम द फ्लॉ, क्योंकि इस नाटक की जो कैटास्ट्रॉफी है यानी जो मुसीबत आती है उनके ऊपर, वो उनकी कमी, इस कमी की वजह से नहीं आती। टॉमस इज़ एबल टू रियलाइज हिज फॉल्ट एंड ओवरकम इट, टॉमस के अंदर ये काबिलियत है कि वो अपनी कमी देख सकते हैं और उस कमी को दूर कर सकते हैं। टॉमस इज़ टू बी अ सेंट एंड सेंटहुड इम्प्लाइज इम्परफेक्शन, whereas it is necessary for a tragic hero to be imperfect, इम्प्लाइज परफेक्शन। तो टॉमस को क्या है, सेंट बनना है, और सेंटहुड का मतलब होता है कि वो बंदा परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, जबकि एक ट्रेजिक हीरो को इम्परफेक्ट होना होता है, उसके अंदर कोई कमी होनी होती है। फॉर दैट वेरी इम्परफेक्शन इज वॉट अल्टीमेटली कॉजेज हिज डाउनफॉल, क्योंकि यही वो इम्परफेक्शन होती है, इसकी मतलब हीरो की वही कमी होती है जो उसके डाउनफॉल के लिए, उसके पतन के लिए जिम्मेदार होती है। ही क्वाइट कामली फेसेस हिज मर्डरर्स एंड रिफ्यूजेस टू हाइड बिहाइंड बार्ड डोर्स, वो बड़ी शांति से अपने हत्यारों का सामना करते हैं और इनकार कर देते हैं दरवाज़ों के पीछे छिपने से। ही रिफ्यूजेस टू एस्केप एंड डज नथिंग टू सेव हिज लाइफ, वो बचने से इनकार कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं करते। टॉमस अपीयर्स टू बी टू गुड टू बी एन एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो, तो टॉमस बेकेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो के इस मतलब जो कसौटी है, जो टचस्टोन है, उस पर खरे नहीं उतरते, यानी एक परफेक्ट
अरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो वो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। फिर है मॉडर्न ट्रेजिक हीरो। जो आधुनिक ट्रेजिक हीरो है उसके सापेक्ष इनको रख के देखते हैं क्या वो इस पर खरे उतरते हैं। टॉमस बैकेट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरो ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो आधुनिक नाटक के महानतम हीरो हैं टॉमस बैकेट। ही इज़ अ ग्रेट एरिस्टोटेलियन हीरो विदाउट अ ट्रेजिक फ्लॉ। वो एक महान एरिस्टोटेलियन हीरो हैं लेकिन उनके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ नहीं है। क्राइस्ट लाइक ही सफ़र्स, यानी जीसस क्राइस्ट की तरह वो कष्ट उठाते हैं। एंड लेज डाउन हिज लाइफ, और अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, त्याग देते हैं, दे देते हैं, कुर्बान कर देते हैं फॉर द लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द चर्च, इंसानियत के प्यार की खातिर और चर्च के प्यार की खातिर। ही इज़ अ मार्टिर, वो एक शहीद हैं इन द सेम सेंस, उन्हीं अर्थों में, एंड स्पिरिट, और उसी भावना में, एज क्राइस्ट वॉज अ मार्टर, जैसे कि क्राइस्ट एक शहीद थे। बोथ क्राइस्ट एंड बैकेट कमिटेड द ग्रेट एक्ट ऑफ मार्टिरडम, यानी जीसस क्राइस्ट ने और बैकेट दोनों ने शहादत का कार्य किया इन ऑर्डर टू होल्ड अप द ऑपरेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। फॉर गुड और इविल लेट द व्हील टर्न, यानी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जो व्हील है, जो पहिया है भाग्य का, वो घूमते रहना चाहिए। फिर देखते हैं हिस्टोरिकल फिगर। वो एक ऐतिहासिक पात्र हैं। टॉमस बैकेट इज़ अ रियल हिस्टोरिकल फिगर। टॉमस बैकेट एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। किंग हेनरी II अपॉइंटेड हिम द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी इन 1162। राजा हेनरी II ने उनको कैंटरबरी का आर्क बिशप नियुक्त किया 1162 में। अर्लियर, उससे पहले, ही हैड बीन अपॉइंटेड द चांसलर, उनको चांसलर नियुक्त किया गया था। द किंग वांटेड टू गिव बोथ दीज हाई, यानी राजा चाहते थे कि ये दोनों उनको दिया जाए, ये दोनों चीज़ें दी जाएं, ऑफिसेस, ये दोनों मतलब ऊंचे पद दिए जाएं, टू वन पर्सन ओनली, एंड टू कीप हिम अंडर हिज सबऑर्डिनेशन, कि एक ही व्यक्ति को दिए जाएं और वो व्यक्ति उनके सबऑर्डिनेशन में रहे, राजा के सबऑर्डिनेशन में रहे, मतलब उनके प्रति वफादार रहे और उनके हिसाब से काम करे, उनका मातहत रहे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, किंग हेनरी II हैड अ डिज़ायर टू सबऑर्डिनेट द इंग्लिश चर्च टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो किंग हेनरी II की इच्छा ये थी कि जो इंग्लिश चर्च है वो इंग्लैंड की गद्दी के नीचे रहे, मतलब कि उनके अनुसार काम करे। बट टॉमस बैकेट बिकम एन आउटस्पोकन चैम्पियन ऑफ द कॉज ऑफ द चर्च अगेंस्ट द किंग। लेकिन टॉमस बैकेट जो है वो थोड़े से मुंह फट निकले, मतलब अपनी सही बात को कहने लगे, और जो चर्च की बात थी उसके लिए खड़े हो गए अगेंस्ट द किंग, राजा के खिलाफ। अच्छा, पता है एक एग्जाम्पल मुझे बार बार आता रहता है, वो है APJ अब्दुल कलाम का। मैं जब अब्दुल कलाम को पढ़ा रही थी आप लोगों को, तब भी मैंने उन बात की थी कि जैसे टॉमस बैकेट को अपॉइंट किया गया किंग हेनरी के द्वारा, और कि वो उनकी जी हजूरी करते रहें, ऐसे ही APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था। और लेकिन वो एक अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए, और एक दो बार ऐसा हुआ कि भाई बिल पारित होके आया संसद से और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में वो गलत था। तो अगली बार जब दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो उनको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट राष्ट्रपति साबित हुए थे। तो कुछ जब अभी ये बात हो रही है ना कि जैसे किंग हेनरी II ने टॉमस बैकेट को अपॉइंट किया और ये सोच के अपॉइंट किया कि उनके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन टॉमस बैकेट ने उनके हिसाब से काम नहीं किया, तो भाई को गुस्सा आ गया। तो ये क्या है, ये इनके खिलाफ खड़े हो गए। दिस लेड टू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड टॉमस बैकेट, और इससे क्या हुआ, सीधा सीधा राजा और टॉमस बैकेट के बीच में संघर्ष हो गया। बैकेट फ्लैड टू फ्रांस। अब जब संघर्ष हो गया तो बैकेट फ्रांस चले गए। आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद, हेनरी II एंड बैकेट वर रिकनसाइल्ड।
हेनरी सेकंड और बैकेट में एक समझौता सा हो गया, सो दैट बैकेट रिटर्न टू कैंटरबरी वंस अगेन एज द आर्क बिशप। तो बैकेट वापस लौट आए कैंटरबरी आर्क बिशप के तौर पर, बट विद इन अ मंथ ऑफ हिज रिटर्न ही वॉज मर्डर्ड विद इन द कैंटरबरी कैथेड्रल। लेकिन उनके वापस आने के 1 महीने के बाद ही वो उनको कैंटरबरी कैथेड्रल में मार दिया गया। With this historical background, T.S. Eliot presents Thomas Becket as a glory of martyrdom in the history of Christianity। और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में टी.एस. एलियट ने प्रस्तुत किया है टॉमस बैकेट को कि वो शहादत का यश हैं क्रिश्चियनिटी के इतिहास में, ईसाई धर्म के इतिहास में। हिज फेथ इन गॉड, तो उनका विश्वास है ईश्वर में, यानी टॉमस बैकेट का ईश्वर में विश्वास। Having absolute faith in God and his moral order, Thomas Becket had immense undaunted spirit, spiritual courage, self-respect and pride। तो having absolute faith in God यानी पूरा विश्वास होने की वजह से ईश्वर में, and his moral order, और उनका एक नैतिक नियम है ईश्वर का, इसमें भी उनका विश्वास था। टॉमस बैकेट हैड इमेंस अनडॉन्टेड स्पिरिट, यानी टॉमस बैकेट के अंदर इमेंस माने बहुत विशाल, अनडॉन्टेड माने किसी से न डरने वाली स्पिरिट भावना थी, स्पिरिचुअल करेज था यानी आध्यात्मिक साहस था, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान था, और प्राइड यानी कि गर्व था। His pride always feeling upon his own virtues, pride drawing sustenance from impartiality, pride drawing sustenance from generosity, wishing subjection to God alone। Had the king been greater or had he been weaker, things had perhaps been different for Thomas। तो ये कोट है उसी ड्रामा से है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अब जितना कोट है उतना तो हम एक्सप्लेन कर ही लेते हैं कि, और ये पता है ये जो दिया गया है ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं ये लाइंस। हिज प्राइड ऑलवेज फीलिंग अपॉन हिज ओन वर्च्यू, फीडिंग मतलब उनका जो गर्व था, उनके अंदर एक गर्व की भावना थी, फ़क्र था उनके अंदर, तो ऑलवेज हमेशा फीडिंग अपॉन मतलब वो मजबूत होता था हिज ओन वर्च्यूज़, उनके अपने गुणों की वजह से। तो किसी के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं तभी तो उन पर फ़क्र होता है उसको, तभी तो उसको गर्व होता है, तो उनको गर्व था अपने ऊपर क्योंकि उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी। प्राइड ड्रॉइंग सस्टेनेंस फ्रॉम इम्पार्शियलिटी, अब ये जो गर्व की भावना थी उसको सस्टेनेंस मिल रहा था यानी उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, और वो मजबूत हो रहा था किस वजह से, फ्रॉम इम्पार्शियलिटी, क्योंकि वो अनबायस्ड थे यानी तटस्थ थे, किसी का भी पक्षपात नहीं करते थे। प्राइड ड्रॉइंग सस्टेनेंस फ्रॉम जेनरोसिटी, और उनके इस घमंड को, उनके इस गर्व को, इनको इस फक्र को किस चीज़ से सस्टेनेंस मिल रहा था, किस चीज़ से उसको एनर्जी मिल रही थी, ताकत मिल रही थी, फ्रॉम जेनरोसिटी, क्योंकि वो उदार थे, दूसरों की मदद करते थे। विशिंग सब्जेक्शन टू गॉड एलोन, और वो केवल ईश्वर के सामने सब्जेक्शन माने उसके सामने ही समर्पित होते थे, मतलब उसके सामने ही झुकते थे। हैड द किंग बीन ग्रेटर, अगर राजा और ज़्यादा महान होता, और हैड ही बीन वीकर, या फिर वो और ज़्यादा कमज़ोर होता, थिंग्स हैड परहैप्स बीन डिफरेंट फॉर टॉमस, तो शायद चीज़ें टॉमस के लिए अलग होती, यानी अगर महान होता राजा तो वो समझ पाता कि सामने वाला बंदा यानी जो टॉमस बैकेट हैं वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो राजा के अंदर अगर महानता होती तो उनकी अच्छाई को देख पाता, या फिर वो वीकर होता, इतना वीक होता कि इतना हिम्मत न कर पाता कि टॉमस बैकेट को का मर्डर करा दे। तो अगर दोनों में से कोई एक बात होती तो टॉमस बैकेट के लिए चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। Therefore टॉमस बैकेट रिफ्यूज टू सबमिट बिफोर द किंग, इसलिए टॉमस बैकेट ने राजा के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। टेम्पटेशन एंड एल्योरमेंट्स ऑफ टेम्पोरल पावर्स प्लेजर्स वर गिवन टू हिम बट ही रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम, यानी टेम्पटेशन माने लालच, एंड एल्योरमेंट वो भी लालच होता है, ऑफ टेम्पोरल पावर्स यानी सांसारिक शक्तियों का, एंड प्लेजर्स और आनंदों का, खुशियों का, वर गिवन टू हिम उनको दिए गए, उनको बहुत सारे लालच दिए गए, बट ही रिजेक्टेड दैम ऑल, लेकिन उन्होंने उन सब को अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। ही वॉज द आर्क बिशप
द सर्वेंट ऑफ गॉड। वो मानते थे कि वो आर्क बिशप हैं और केवल ईश्वर के सेवक हैं, राजा के नहीं। ही कुड सर्व नो लेसर मास्टर, और राजा से कम मतलब ईश्वर से कमतर वो किसी भी मालिक की सेवा नहीं कर सकते थे। यानी जो राजा थे किंग हेनरी सेकंड, वो थॉमस बैकेट की नज़र में बहुत छोटे व्यक्ति थे मतलब ईश्वर की तुलना में। तो जो व्यक्ति ईश्वर का सेवक हो वो किसी इंसान का सेवक कैसे हो सकता है, वो ये मानते थे। ही बिलीव्ड इन वन लॉ ओनली, वो केवल एक ही कानून में विश्वास करते थे, द लॉ ऑफ गॉड, वो है ईश्वर का कानून। एंड इन ऑर्डर टू ओबे द लॉ ऑफ गॉड ही लेड डाउन हिज लाइफ, और ईश्वर के कानून का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे डाली। टू गिव माई लाइफ टू द लॉ ऑफ गॉड एबव द लॉ ऑफ मैन, यानी मैं अपनी ज़िंदगी दे रहा हूँ ईश्वर के कानून की खातिर, जो कि मनुष्य के कानून से ऊपर है। सो ही सेज, इसलिए वो कहते हैं, टू कंडेम किंग्स नॉट सर्व अमंग देयर सर्वेंट्स इज़ माई ओपन ऑफिस। यानी टू कंडेम किंग मतलब कि राजा का विरोध करना, राजा को क्रिटिसाइज करना और उनकी आलोचना करना, नॉट सर्व और ना सेवा न करना, एमंग देयर सर्वेंट्स, उनके सेवकों के बीच, यानी राजा के सेवकों के बीच मैं सेवा नहीं करूंगा, यानी राजा की आज्ञा मैं नहीं मानूंगा। इज़ माई ओपन ऑफिस, ये मेरा खुला हुआ ऑफिस है, मेरा काम है ईश्वर की आज्ञा मानना, न कि राजा की आज्ञा मानना। Becket maintains almost all the noble qualities that go to make a true Catholic. बेकेट के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे अच्छे गुण हैं जो कि एक सच्चे कैथोलिक के अंदर होने चाहिए। His faith in God, in the church, in righteousness is absolute. उनका जो फेथ है, जो विश्वास है ईश्वर में, चर्च में, और राइटियसनेस का मतलब होता है न्यायपरता में, इज़ एब्सोल्यूट यानी वो पूर्ण है। ही बिलीव्स एज अ ट्रू कैथोलिक, वो एक सच्चे कैथोलिक के रूप में ये विश्वास करते हैं, दैट द अल्टीमेट सेफ्टी ऑफ मैन लाइज इन द हैंड ऑफ गॉड, कि जो अंतिम हिफाजत है मनुष्य की वो ईश्वर के हाथों में ही है। व्हेन द प्रीस्ट, जब पुजारी, फ्राइटेंड एट द फ्यूरियस एटीट्यूड ऑफ द आर्म्ड नाइट्स, डरकर जो शस्त्रों से सुसज्जित सरदार हैं उनके व्यवहार पर डर जाते हैं, हु केम टू द कैथेड्रल टू मर्डर हिम, जो कैथेड्रल में आए थे उनका बेकेट की हत्या करने के लिए, वॉन्ट टू शट द डोर्स ऑफ द चर्च, जब पुजारी चाहते हैं दरवाजे बंद करना चर्च के, ही सेज, तो वो कहते हैं अनबार द डोर, दरवाज़ा खोल दो, थ्रो ओपन द डोर्स, दरवाज़ों को खोल दो, आई विल नॉट लीव द आवर ऑफ प्रेयर, मैं नहीं छोड़ूंगा इस समय को जो कि प्रार्थना का समय है। द चर्च ऑफ क्राइस्ट, द सैंक्चुरी टर्न्ड इनटू अ फोर्ट्रेस, यानी ये जो चर्च है क्राइस्ट का चर्च है, और ये जो सैंक्चुरी है, जो ये पवित्र स्थान है, उसको मैं फोर्ट्रेस नहीं बनाऊंगा, मतलब किला नहीं बनाऊंगा बंद करके, इसके दरवाजे बंद करके। द चर्च शैल प्रोटेक्ट हर ओन, यानी चर्च खुद अपने बाशिंदों को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, इन हर ओन वे, अपने ही तरीके से, यानी मैं चर्च में विश्वास करता हूँ और चर्च अपने तरीके से मेरी हिफाजत करेगा, इसलिए दरवाजे खोल दो। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द चर्च शैल बी ओपन इवन टू द एनिमीज़ ऑफ गॉड एंड हिज सन, यानी कि चर्च खुला रहेगा जो लोग भगवान के और उसके बेटे के दुश्मन हैं उनके लिए भी चर्च खुला ही रहेगा। अब है अ रियल मार्टर, एक वास्तविक शहीद। Thomas Becket conquers not only his human desires and temptation but also death itself. टॉमस बैकेट ना केवल अपनी इंसानी इच्छाओं को और लालच को जीत लेते हैं बल्कि मौत को भी जीत लेते हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से नहीं डरते। डेथ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द डिवाइन स्कीम, मौत भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस डिवाइन स्कीम में, यानी ये जो दैवीय योजना है उसमें मौत भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ही नोज दैट सेंट्स एंड मार्टिर्स नेवर डाई, वो जानते हैं कि संत और शहीद कभी नहीं मरते। दे लिव इन डेथ, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। डेथ इमोर्टलाइजेज दैम, मौत उनको अमर कर देती है। इट इज़
थ्रू डेथ दैट दे रीप द हार्वेस्ट ऑफ देयर स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स। ये मौत के माध्यम से ही होता है कि वो अपने आध्यात्मिक अटेनमेंट्स यानी उनके जो उपलब्धियां हैं उनकी फसल काटते हैं। ही नोज दैट सेंट्स एंड मार्टिर्स रूल्ड फ्रॉम द टोम। वो जानते हैं कि जो संत हैं और शहीद हैं वो अपनी कब्र में से भी शासन करते हैं। Thomas Becket thus establishes the supreme value and significance of martyrdom। इस प्रकार टॉमस बेकेट स्थापित करते हैं सर्वोच्च मूल्य और महत्व शहादत का। He faces martyrdom with the क्रॉस ऑफ क्राइस्ट बिफोर हिज मेंटल आई। वो शहादत का सामना करते हैं और उनकी आंखों के सामने जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है। हिज ब्लड गिवन टू बाय माई लाइफ, यानी हिज ब्लड मतलब जीसस क्राइस्ट का खून गिवन दिया गया था टू बाय माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को ख़रीदने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी ज़िंदगी जो दी थी वो इंसानों के लिए दी थी, उनके पापों को क्षमा कराने के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए दी थी। तो बेकेट ये कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का खून है वो मेरी ज़िंदगी खरीदने के लिए दिया गया था। माई ब्लड गिवन टू पे फॉर हिज डेथ, माई डेथ फॉर हिज डेथ। यानी अब जो मेरा खून जा रहा है वो उनकी मौत की कीमत अदा कर रहा है। यहाँ अब मेरा खून हो रहा है तो मेरे खून से उनकी मौत की कीमत अदा हो रही है। माई डेथ फॉर हिज डेथ, और मेरी जो मौत हो रही है उनकी मौत की खातिर हो रही है। यानी जब जीसस क्राइस्ट की मौत हुई तभी उसके बाद क्रिश्चियनिटी सारी दुनिया में फैली, है ना। तो उन्होंने मरकर अपने धर्म को अमर बनाया और उसी की खातिर अब मेरी मौत हो रही है, उसी धर्म की खातिर। इट इज़ इन दिस स्पिरिचुअल स्टेट ही फेसेस हिज डेथ। तो इस आध्यात्मिक स्थिति में टॉमस बेकेट अपनी मौत का सामना करते हैं। ही मेक्स दिस सुप्रीम सेक्रीफाइस, वो ये सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वैल्यूज़। फॉर द प्रिजर्वेशन माने सुरक्षित रखने के लिए, द ऑफ द स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी आध्यात्मिक मूल्यों को, एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड के चर्च को सुरक्षित रखने के लिए। फॉर माई लॉर्ड आई एम नाउ रेडी टू डाई, यानी अपने लॉर्ड की खातिर यानी जीसस क्राइस्ट की खातिर मैं अब मरने को तैयार हूँ। दैट दिस चर्च में हैव पीस एंड लिबर्टी, कि ये जो चर्च है इसको शांति प्राप्त हो और इसको आज़ादी मिले, इसकी खातिर मैं मरने को तैयार हूँ। टॉमस बेकेट शाइन्स टुडे एज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ मार्टरडम। तो टॉमस बेकेट शाइन्स टुडे में यानी आज वो चमक रहे हैं एज द ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे चमकदार सितारे की तरह, इन द फर्मामेंट माने आकाश में, ऑफ मार्टरडम शहादत के। तो शहादत के आकाश में आज वो सबसे चमकीले तारे के रूप में चमक रहे हैं। तो ये था टॉमस बेकेट का कैरेक्टर स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है कोरस का रोल इसमें ड्रामा में। तो इसे देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन जहाँ कोरस का जिक्र आएगा तो फिर आपको यही बताना है। व्हाट इज़ कोरस? सबसे पहले कि कोरस है क्या। द वर्ड कोरस हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ कंपनी ऑफ डांसर्स और सिंगर्स। तो कोरस जो है वो यूनानी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है कि नर्तकों या फिर गायकों का एक समूह। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान में, द कोरस वॉज अ बैंड ऑफ मैन हु परफॉर्म्ड सॉन्ग्स एंड डांसेस एट रिलीजियस फेस्टिवल। यानी कोरस एक लोगों का समूह हुआ करता था जो कि गाना और नाचना गाना करता था धार्मिक उत्सवों में। इन द ओरिजिनल ग्रीक ड्रामाज, जो ओरिजिनल यूनानी नाटक थे, द कोरस वॉज कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो जो कोरस था वो एक गायकों का समूह था, हु इंटरप्रेटेड द एक्शन टू द ऑडियंस एज वेल एज पार्टिसिपेटेड इन द एक्शन। जो कि जो एक्शन है उसको इंटरप्रेट करता था, उसकी व्याख्या करता था ऑडियंस के लिए, और जो एक्शन है उसमें पार्टिसिपेट भी करता था, भाग भी लेता था। ये हमेशा यहाँ पर जैसे ये समूह बताया गया है, कभी कभी कोरस एक ही व्यक्ति हुआ करता था।
It commented on the action and provided information regarding events which took place either prior to the action of the play or off the stage. तो ये कमेंट करता था ऑन द एक्शन, यानी जो एक्शन चल रहा है, जो नाटक दिखाया जा रहा है, और प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देता था रिगार्डिंग इवेंट्स, उन घटनाओं के संबंध में विच टुक प्लेस, जो कि घटित होती थी आइदर या तो प्रायर टू द एक्शन ऑफ द प्ले, यानी नाटक का जो एक्शन है उससे पहले, और ऑफ द स्टेज या फिर रंगमंच से अलग कुछ घटनाएं घटित होती थी उनके बारे में सूचना देता था. एज द ड्रामा डेवलप्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस डिमिनिश्ड, जैसे जैसे ड्रामा का विकास हुआ कोरस की इम्पोर्टेंस कम हो गई. इन एस्काइलस द कोरस स्टैंड्स क्लोज टू द एक्शन ऑफ द प्ले. एस्काइलस में कोरस जो एक्शन है नाटक का उसके करीब रहता है. सोफोक्लीज यूजेस द कोरस टू कमेंट ऑन एक्शन. सोफोक्लीज कोरस का प्रयोग करता है एक्शन पर कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए. यूरिपिडीज एडेड अ लिरिकल टच टू द कमेंट्स ऑफ द कोरस. यूरिपिडीज ने कोरस की जो टिप्पणियाँ हैं उनमें एक लिरिकल यानी जो गीत हैं वो ऐड किए. सो द सिंगिंग ऑफ द कोरस वॉज अ रनिंग कमेंट्री ऑन द प्ले. तो जो कोरस गाया करता था वो नाटक के ऊपर एक टिप्पणी हुआ करती थी, रनिंग कमेंट्री हुआ करती थी, लगातार चलने वाली टिप्पणियाँ किया करता था कोरस. कोरस इन ग्रीक ड्रामा. कोरस यूनानी ड्रामा में. In Murder in the Cathedral, Eliot successfully revived the convention of the chorus as it was used in ancient classical drama. तो मर्डर इन द कैथेड्रल में इलियट ने सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है द कन्वेंशन, माने उस परंपरा को, ऑफ द कोरस, कोरस की, एज इट वॉज यूज, जैसा इसको प्रयोग किया था, इन एंशियंट क्लासिकल ड्रामा, प्राचीन शास्त्रीय नाटक में. In Greek tragedy, the chorus consisted of a group of men and women of lower social rank than the chief characters. तो ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस एक ग्रुप हुआ करता था लोगों का जो कि सामाजिक तौर पर नीचे के तबके के होते थे मुख्य पात्रों से. इन ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा द मेन फंक्शंस ऑफ द कोरस वर टू डांस एंड सिंग. तो यूनानी ट्रेजिक ड्रामा में जो मुख्य कार्य था कोरस का वो था नाचना और गाना. टू रिपोर्ट द इवेंट्स दैट अकर्ड ऑफ द स्टेज, उन घटनाओं को रिपोर्ट करना, उनके बारे में बताना जो कि स्टेज से अलग हुई थी, रंगमंच पर दिखाई नहीं गई हैं. एंड टू मेक कमेंट्स ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्ले, और जो घटनाएं हैं इस नाटक की उन पर टिप्पणी करना. एंड दस टेक पार्ट इन द डायलॉग, और इस प्रकार वो डायलॉग में, संवाद में भाग लेते हैं. We have to note that the chorus was the integral part of the tragic drama. अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कोरस है वो ट्रेजिक ड्रामा का अभिन्न अंग हुआ करता था. एट फर्स्ट द नंबर ऑफ परफॉर्मर्स वॉज 50 एज इन द सप्लीकेंट्स. शुरुआत में जो परफॉर्मर्स की संख्या थी वो 50 थी, जैसे कि द सप्लीकेंट्स में है. बट सून मॉडिफिकेशंस वर इंट्रोड्यूस, लेकिन जल्दी ही इसमें सुधार किए गए. इन द लेटर प्लेस ऑफ एस्काइलस, बाद के नाटकों में एस्काइलस के में, द नंबर ऑफ द कोरस इज रिड्यूस फ्रॉम 50 to 12 और 15. जो कोरस की संख्या है वो 12 या 15 की गई. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी नोटिस अ डिक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरस, लेकिन समय के साथ कोरस का महत्व घटता गया. द हिस्ट्री ऑफ द ग्रीक स्टेज शोज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द ऑफ द कोरस, यानी यूनान का इतिहास दिखाता है कि धीरे धीरे कोरस कम होता गया. पार्टिसिपेशन इन द ड्रामेटिक एक्शन, यानी कोरस का जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागिता है ड्रामेटिक एक्शन में, वो कम होती गई. तो ये कोरस के बाद यहाँ जो कोलन लगा दिया है इसकी बजाय यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए ना, कोरस का पार्टिसिपेशन. इट नेवर डिसअपियर्स कम्प्लीटली, ये पूरी तरीके से तो गायब नहीं हुआ, बट लेस एंड लेस, लेकिन कम और कम होता गया. एज द ईयर्स गो बाय, जैसे जैसे साल निकलते गए. डज इट प्ले द मेजर पार्ट असाइंड टू इट इन अर्लीस्ट टाइम्स. तो मतलब जैसे कि अर्लीस्ट टाइम्स में, शुरुआत के दौर में इसको मेजर पार्ट दिया जाता था, वो कम और कम होता गया.
D.E. जोन्स से, D.E. जोन्स एक ऑथर हैं, वो उनका कहना है द कोरस dwindled टू अ सिंगल एक्टर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक एक्टर भी होता है, मतलब जैसे यहाँ इतनी बड़ी संख्या बताई गई है कोरस की, तो कई बार एक ही व्यक्ति कोरस का काम करता है। तो जो कोरस है वो एकमात्र अभिनेता तक पहुँच गया, कमेंटिंग ऑन द एक्शन ऑफ नरेटिंग इवेंट्स, इंटरवीनिंग एक्शन एज इन हेनरी फिफ्थ। तो जो कि कमेंटिंग ऑन द एक्शन, जो कि एक्शन पर जो भी चल रहा है नाटक उस पर कमेंट करता है, उस पर टिप्पणी करता है। ऑफ, यहाँ ऑफ की बजाय और होना चाहिए, और नरेटिंग इंटरवेंशन, इंटरवीनिंग एक्शन, और या फिर वो नरेट करता है, वर्णन करता है बीच के एक्शन का, बीच के क्रियाकलापों का जो कि दिखाए नहीं जा गए हैं, एज इन हेनरी फिफ्थ, जैसा कि हेनरी फिफ्थ में हुआ है। कोरस एंड टी.एस. इलियट। अब कोरस और टी.एस. इलियट की बात। इलियट मेड अ सक्सेसफुल यूज ऑफ कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल में इलियट ने सफल तरीके से इसका प्रयोग किया है। हिज मॉडल इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्लीस्ट प्लेज ऑफ एस्काइलस। उसका जो मॉडल है, उसने नमूना लिया है, वो एस्काइलस के शुरुआती नाटकों से लिया है। इलियट्स यूज ऑफ द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल हैज़ बीन मच एक्लेम्ड। यानी इलियट ने जो प्रयोग किया है मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस का, उसकी बड़ी तारीफ हुई है। हेलन गार्नर सेज, हेलन गार्नर का कहना है रियल ड्रामा ऑफ द प्ले इज टू बी। ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, लेकिन मैं बोल रही हूँ वैसा आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। रियल ड्रामा ऑफ द प्ले, यानी जो वास्तविक नाटक है, ड्रामा है इस नाटक का, इज टू बी फाउंड इन द कोरसेस, वो कोरस में मिलता है। वेयर ऑल्सो लाइज इट्स ग्रेटेस्ट पोइट्री, और जिसमें कि इसकी महानतम कविता भी देखने को मिलती है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट थिंग इन अ ग्रेट प्ले, शायद ये एक महान नाटक की महानतम चीज़ है। द कोरस हु इल्यूमिनेट द एक्शन रेदर देन फॉरवर्ड इट। कोरस जो कि इल्यूमिनेट माने प्रकाश डालते हैं एक्शन पर, क्रियाकलाप पर, बजाय इसको आगे बढ़ाने के। हैव अ रिचर थिएट्रिकल इम्पैक्ट than the dignified and impressive but thin, flat, sharply outlined character of Beckett himself। मतलब हैव अ रिचर थिएट्रिकल इम्पैक्ट, मतलब उनका बहुत गहरा प्रभाव है कोरस का। देन द डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, बजाय जो डिग्निफाइड में बड़ा उच्च स्तर का, और इम्प्रेसिव प्रभावी, बट थिन लेकिन पतला, और फ्लैट शार्पली आउटलाइन कैरेक्टर ऑफ बैकेट हिमसेल्फ, यानी बहुत तीखे तरीके से जो दिखाया गया कैरेक्टर है बैकेट का, उसकी तुलना में, है ना, जो कोरस का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल है, यानी ड्रामेटिक है। वाइल इलियट कैन बी सेड टू हैव फेल्ड टू ब्रिंग बैकेट टू लाइफ, यानी एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि इलियट बैकेट को सजीव नहीं कर सके। ही स्कोर्स अ ग्रेट सक्सेस विद द कोरस, लेकिन उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है कोरस को दिखाने में। द कोरस प्रोवाइड्स बोथ बैकग्राउंड एंड काउंटर पॉइंट टू द एक्शन। तो जो कोरस है वो प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है दोनों चीज़ें, मतलब एक बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि, एंड काउंटर पॉइंट टू द एक्शन, जो एक्शन है उसका एक तरीके से प्रतिद्वंदी वहाँ देखने को मिलता है। एंड इट इज़ थ्रू इट्स रिएक्शन टू द इवेंट्स ऑफ द मार्टिरडम ऑफ थॉमस, और ये रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, टू द इवेंट्स माने घटनाओं के प्रति, ऑफ मार्टिरडम ऑफ थॉमस, थॉमस की शहादत की घटनाएं हैं उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, थ्रू अपोजिशन एंड फाइनल रिकन्सिलिएशन दैट द टेंशन एंड वेरी पावरफुल एटमॉस्फेयर आर बिल्ट अप एंड मेंटेन्ड। तो कोरस के माध्यम से क्या होता है कि थ्रू अपोजिशन यानी विरोध के माध्यम से, एंड फाइनल रिकन्सिलिएशन, और अंत में जो रिकन्साइल होता है, एक समझौता होता है, दैट द टेंशन एंड वेरी पावरफुल एटमॉस्फेयर, कि जो टेंशन था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वातावरण था, आर बिल्ट अप एंड मेंटेन्ड, उनको बनाया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है कोरस के माध्यम से। यानी ये जितनी भी घटनाएं थीं
जो एक्शन था, जो कहानी थी, उसको दिखाना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन कोरस के माध्यम से उसको सटीक तौर पर सही ढंग से दिखाया जा सका, उसका डिस्क्रिप्शन पॉसिबल हुआ। फिर है रोल ऑफ कोरस। इलियड रेस्टोर्ड द फुल थ्रोटेड कोरस ऑफ एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डिसयूज। यानी यूनानी ट्रेजेडी में जो कोरस का प्रयोग होता था वो रिस्टोर किया है, पुनर्स्थापित किया है इलियड ने शताब्दियों के डिसयूज के बाद, यानी शताब्दियों तक उसे छोड़ दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, उसके बाद इलियड ने इसको रिवाइव किया है। He used the chorus to open out the action into his full significance। यानी उसने कोरस को प्रयोग किया है एक्शन को दिखाने के लिए, मतलब पूरे सिग्निफिकेंस के साथ, पूरे महत्व के साथ, एज नोबडी एल्स हैड डन सिंस एस्काइलस, जैसे कि एस्काइलस के बाद किसी और ने प्रयोग नहीं किया है। हालांकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि जैसा हम डॉक्टर फोस्टस में भी इसका प्रयोग देखा है, कई जगह प्रयोग देखा है, फिर भी टी.एस. एलियट का जो प्रयोग है वो रिमार्केबल है। ही मेड हिज इंटेंशन ऑफ यूजिंग द ग्रीक कोरस क्लियर इन अ टॉक ब्रॉडकास्ट इन द ईयर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ही मेड हिज इंटेंशन यानी उन्होंने अपना इरादा बताया, ऑफ यूजिंग प्रयोग करने का, द ग्रीक कोरस यानी जो यूनानी कोरस है उसको क्लियर यानी स्पष्ट किया कि उन्होंने ये क्यों प्रयोग किया है, इन अ टॉक यानी एक बातचीत में, ब्रॉडकास्ट जिसको के प्रसारित किया गया, इन द ईयर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल यानी मर्डर इन द कैथेड्रल के प्रस्तुतिकरण के अगले साल। इलियट रिमार्क्ड, इलियट ने कहा, इन मेकिंग यूज ऑफ द कोरस, कोरस का प्रयोग करने में, वी डू नॉट एम टू कॉपी ग्रीक ड्रामा, हमारा उद्देश्य यूनानी ड्रामा को कॉपी करना नहीं है। देयर इज़ अ गुड डील अबाउट द ग्रीक थिएटर दैट वी डू नॉट नो, यानी यूनानी थिएटर के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते, एंड नेवर शैल नो, और कभी नहीं जान पाएंगे, बट वी नो दैट सम ऑफ इट्स कन्वेंशंस कैन नॉट बी आर्स, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी कुछ परंपराएं हमारी नहीं हो सकती। बट द कोरस हैज़ ऑलवेज फंडामेंटली द सेम यूज़, लेकिन कोरस का हमेशा वही प्रयोग रहा है। इट मीडिएट्स बिटवीन द एक्शन एंड द ऑडियंस, वो एक्शन और जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनके बीच में मीडिएट करता है, मीन्स मतलब उनके बीच में एक बिचौलिए का काम करता है, उनको वो बातें समझाता है जो उनको नहीं मालूम। इंटेंसिफाइज द एक्शन, जो एक्शन है उसको गहरा करता है, बाय प्रोजेक्टिंग इट्स इमोशनल कंसिक्वेंसेस, उसके भावनात्मक परिणामों को दिखाकर, सो दैट वी, ताकि हम, एज द ऑडियंस यानी दर्शकों के रूप में, सी इट डबली, उसको दोहरे तरीके से देख सकें, बाय सीइंग इट्स इफेक्ट ऑन अदर पीपल, उसका परिणाम दूसरे लोगों पर, उसका प्रभाव देखकर। कोरस इन मॉडर्न ड्रामा, कोरस आधुनिक ड्रामा में, आधुनिक नाटक में, द कोरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कन्वेंशंस, कोरस एक सबसे मुश्किल परंपराओं में से एक है, टू एस्टेब्लिश्ड इन मॉडर्न ड्रामा, जो आधुनिक नाटक में स्थापित की गई हैं, वेयर इट इज़ बेस्ड सिंपली ऑन अ लॉस्ट ट्रेडिशन, इट हैज़ टू फाइट अगेंस्ट इट्स ओन अनफेमिलियरिटी। तो एक तो इसको फाइट करनी पड़ी है, लड़ना पड़ा है एक लॉस्ट ट्रेडिशन से, यानी एक परंपरा जो कि खो गई, और फाइट अगेंस्ट इट्स ओन अनफेमिलियरिटी यानी लोगों के लिए ये थोड़ी सी अपरिचित सी बात है। इलियट यूज द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल, इलियट ने मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस का प्रयोग किया है, इन पार्ट अकॉर्डिंग टू ग्रीक प्रैक्टिस, यानी आंशिक रूप से यूनानी लोगों के हिसाब से, एज एन एक्सपोजिटरी डिवाइस, एक डिवाइस के तौर पर, एक तकनीक के तौर पर, जो कि एक्सपोजिटरी मतलब चीज़ों को खोल कर बताने वाली, चीज़ों का रहस्योद्घाटन करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली तकनीक के तौर पर। 7 years एंड द समर इज़ ओवर, यानी 7 साल और गर्मी ख़त्म हुई, यानी ये जो घटनाएं हैं वो दिसंबर की हैं, तो गर्मी ख़त्म हुई। 7 years सिंस द आर्क बिशप लेफ्ट अस,
7 साल हो गए जब से आर्क बिशप हमको छोड़कर गए थे। ही हु वॉज ऑलवेज काइंड टू हिज पीपल, ये वही व्यक्ति है जो हमेशा अपने लोगों के प्रति दयालु था। तो ये बात हमको ऐसे पता नहीं चलती, तो ये बात हमको कोरस ने बताई कि भाई 7 साल बीत गए हैं और ये गर्मी बीत गई है और दिसंबर का महीना आ गया है और आर्क बिशप यहाँ नहीं थे, यहाँ से छोड़कर चले गए थे और वो अपने लोगों के प्रति बहुत दयालु थे। तो ये सारी बातें किसने बताई हमको? कोरस ने बताई। If he had to depend on this function, it is doubtful whether he could have established any substantial degree of communication. मतलब कि इफ़ ही हैड टू डिपेंड, अगर वो निर्भर रहता ऑन दिस फंक्शन, इसी फंक्शन पर, यानी जो कोरस का एक फंक्शन ये था कि ये एक एक्सपोजिटरी डिवाइस थी, यानी केवल जो एक्शन है उसको एक्सपोज करने वाली तकनीक थी। तो अगर इसी पर डिपेंड रहता, इसी फंक्शन पर, इट इज़ डाउटफुल, तो ये थोड़ा संदेह का विषय हो जाता वेदर ही कुड हैव एस्टेब्लिश्ड, कि क्या वो स्थापित कर पाता एनी सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन, कोई ठोस मात्रा कम्युनिकेशन की, मतलब संप्रेषण की, जो अपने ऑडियंस को वो बात पहुंचा पाता पूरी। मतलब सिर्फ उतना ही प्रयोग नहीं किया जितना कि ग्रीक भाषा में होता था या ग्रीक लिटरेचर में होता था। बट द फंक्शन इज मर्ज्ड इन अ लार्ज मेथड, बल्कि यहाँ जो फंक्शन है कोरस का, उसको मर्ज कर दिया गया है, उसको मिला दिया गया है इन अ लार्ज मेथड, यानी विशाल तरीके से, इन विच अ ट्रेडिशन इज स्टिल अवेलेबल, यानी जिस तरीके से जो परंपरा है कोरस की अभी भी उपलब्ध है, उसको और वाइड कर दिया गया है ना, लार्जर मेथड से उसको प्रयोग किया गया है। द कोरस बिकम्स अ लिंक बिटवीन रिचुअल एंड बिलीवर, तो जो कोरस है वो एक कड़ी बन जाता है रिचुअल, जो पूजा पद्धति हैं, जो कर्मकांड हैं, और बिलीवर और जो विश्वास करने वाले लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके बीच में। कोरस इज कॉयर, तो कोरस जो है वो कॉयर, मतलब जो धार्मिक समूह गान होता है वो बन जाता है। द आर्टिकुलेट वॉइस ऑफ द बॉडी ऑफ वर्शिपर्स, जो कि आर्टिकुलेट वॉइस होती है, यानी एक साथ मिली हुई आवाज़ होती है, ऑफ द बॉडी ऑफ वर्शिपर्स, पूजा करने वाले लोगों की। तो जो पूजा करने वाले लोग हैं वो समूह में भजन गाते हैं, तो इसी तरीके से ये एक आवाज़ का काम करता है कोरस। और देखिए एक एग्जाम्पल वहाँ से कोट फिर दिया गया है कोरस का। फॉरगिव अस ओ लॉर्ड, हे ईश्वर हमें क्षमा कर देना। वी एक्नॉलेज आर सेल्व्स, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। एज टाइप ऑफ द कॉमन मैन, कि हम लोग बड़े सामान्य लोग हैं। ऑफ द मैन एंड वीमेन, हम ऐसे महिला और पुरुष हैं। हु शट द डोर, जो कि अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। एंड सिट बाय द फायर, और आग के पास बैठ जाते हैं। वी एक्नॉलेज आर ट्रेसपास, आर वीकनेस, आर फॉल्ट, हम मानते हैं कि हम लोग ट्रेसपास करते हैं, मतलब ट्रेसपास एक तरीके से एनक्रोचमेंट होता है। आर वीकनेस, हम अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करते हैं। आर फॉल्ट, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वीक एक्नॉलेज, हम स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, हम देखा होगा हमारे धार्मिक भजनों में होती हैं। ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हम इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो कोरस है, जो बातें बोल रहा है, वो एक तरीके से वो धार्मिक भजन के तौर पर, जैसे एक समूह गा रहा हो, उस तरीके से भी इसका प्रयोग हुआ है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ कोरस, कोरस का महत्व। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द कोरस इन द प्ले, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कोरस का इस नाटक में, इज़ इट्स वाइटल रोल, वो उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इन डेवलपिंग द एक्शन ऑफ द प्ले, इस नाटक के एक्शन को डेवलप करने में, विकसित करने में। इट डेवलप्स द प्लॉट, ये कहानी को विकसित करता है, आगे बढ़ाता है। कीप्स इट्स कंटिन्यूटी, उसको मीन्स निरंतर रखता है। एंड निट्स वेरियस एक्शंस, और विविध क्रियाकलापों को, निट्स माने आपस में जोड़ता है। इनटू वन कंपोजिट, एक एक समूह में, मतलब एक होल में, कंपोजिट होल होता है ना, एक पूर्णता के तौर पर उसको जोड़ता है, अलग अलग घटनाओं को जोड़कर उसको एक बनाता है।
कंपोजिट होल यानी एक पूर्णता बनाता है। एट टाइम्स समय समय पर इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ क्रोनिकलर, ये परफॉर्म्स माने करता है, द फंक्शन माने काम, ऑफ अ क्रोनिकलर माने इतिहासकार का भी काम करता है, ऑफ अ क्रिटिक एक आलोचक का भी काम करता है, एंड ऑफ अ रिफॉर्मर और एक सुधारक का भी काम करता है। द पुअर वेमेन ऑफ द कोरस, जो गरीब महिलाएं हैं कोरस की, आर प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल दोज, वो मतलब एक तरीके से उन सब की प्रोटोटाइप, आप रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। हु थ्रू आउट द एजेस, जो कि युगों से, विल कम टू इम्प्लोर हेल्प फ्रॉम द हीरो सेंट, जो कि इस हीरो, इस नायक संत की से मदद मांगने आएंगे। दे आर द वर्शिपर्स एट द श्राइन, ये सब पुजारी हैं जो उस श्राइन में, उस मंदिर में पूजा करते हैं। द पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी, कैंटरबरी के तीर्थयात्री हैं। कैंटरबरी टेल्स जो लिखा जाता है, वो जो लिखा गया है जोफ्रे चौसर के द्वारा, तो यहाँ कैंटरबरी में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, पिलग्रिम्स जाते हैं, और वो रास्ते में जो कहानियाँ सुनाते हैं वही कहानियाँ हैं जो कलेक्ट करके लिखी गई हैं जोफ्रे चौसर के द्वारा। तो पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी, द क्रिश्चियन इक्विवेलेंट टू द रिचुअल मोर्नर्स, यानी ये ईसाई इक्विवेलेंट हैं जो कि रिचुअल मोर्नर्स यानी एक परंपरा के तौर पर जो मोर्न करते हैं, विलाप करते हैं, जैसे कि इस्लाम में भी विलाप किया जाता है। एक त्यौहार उनका भी है ना, जिसमें वो हसन और हुसैन की शहादत को याद करते हैं और उनके लिए विलाप करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करना। वैसे मेरी जानकारी में यही है कि मोहम्मद साहब के नवासे थे जिनकी शहादत के रूप में उनकी शहादत को याद किया जाता है। मेरी जानकारी तो इतनी ही है, और अगर गलत हूँ तो आप में से कोई मेरी जानकारी को बढ़ाए और बताए। तो या ये रिचुअल मोर्नर्स हैं, वीपिंग फॉर द डेड गॉड और हीरो, जो कि रो रहे हैं मरे हुए इस हीरो के लिए, इस नायक के लिए, इस देवता के लिए। बट द प्ले ट्रांसेंड्स इट्स ओरिजिन एंड अकेजन एंड द कोरस बिकम्स ह्यूमैनिटी, लेकिन जो कोरस है वो अपनी ट्रांसेंड माने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर जाना, तो वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता है। इट्स ओरिजिन माने अपने जन्म के, एंड अकेजन और जो अवसर होता है जिस पर कोरस का प्रयोग होता है, और वो आगे बढ़कर क्या बन जाता है, बिकम्स ह्यूमैनिटी, इंसानियत बन जाता है। कन्फ्रंटेड बाय द मिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी एंड द मिस्ट्री ऑफ होलीनेस, जो कि कन्फ्रंट माने सामना करना, मुकाबला कर रहा है, मिस्ट्री माने रहस्य का, ऑफ इनइक्वालिटी मतलब कि गैर बराबरी का, एंड मिस्ट्री ऑफ होलीनेस और जो पवित्रता का रहस्य है, ये जो जितने रहस्य हैं उन सब का सामना कर रहा है। इंसानियत का एक सिंबल बन जाता है ये कोरस। द कोरस इनिशिएट्स, कंक्लूड्स, कमेंट्स ऑन द एंड एनालाइसिस द एक्शन ऑफ द प्ले, तो ये जो कोरस है वो इनिशिएट करता है यानी प्रारंभ करता है, कंक्लूड्स यानी निष्कर्ष निकालता है, कमेंट्स यानी कि टिप्पणी करता है, एंड एनालाइसिस और विश्लेषण करता है द एक्शन ऑफ द प्ले, इस नाटक के एक्शन का। इट डिस्क्राइब्स द रिटर्न ऑफ बैकेट टू इंग्लैंड, ये वर्णन करता है बैकेट के इंग्लैंड लौटने का। हियर लेट अस स्टैंड, हम चलो यहाँ खड़े हो जाते हैं, क्लोज बाय द कैथेड्रल, इस कैथेड्रल के पास। हियर लेट अस वेट, हम यहाँ इंतज़ार करते हैं, चलो। आर वी ड्रॉन बाय डेंजर, क्या ख़तरा हमें यहाँ खींच कर लाया है। इज़ इट द नॉलेज ऑफ सेफ्टी, क्या ये सुरक्षा का ज्ञान है। दैट ड्रॉज आर फीट, जो हमारे कदमों को खींच रहा है। टूवर्ड्स द कैथेड्रल, कैथेड्रल की ओर। वॉट डेंजर कैन बी, क्या खतरा हो सकता है। फॉर अस द पुअर, हम गरीबों के लिए। द पुअर विमेन ऑफ कैंटरबरी, हम जो कि कैंटरबरी की गरीब महिलाएं हैं, हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है। वॉट ट्रेबुलेशन विद विच वी आर नॉट ऑलरेडी फेमिलियर, यानी ऐसी कौन सी कठिनाई है, ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे हम पहले ही परिचित नहीं हैं, तो हमारे पास और क्या खतरा आएगा। फिर है कोरस एज फोरटेलर, कोरस एक भविष्यवक्ता के रूप में। द कमेंट्स ऑफ द कोरस आर ट्रेजिक एंड फोरबोर्डिंग, जो कोरस के टिप्पणियाँ हैं वो ट्रेजिक हैं यानी दुख से भरी हुई हैं, और फोरबोर्डिंग माने कि एक दुखद भविष्यवाणी करने वाली हैं।
इन द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द कोरस, यानी कोरस के जो शुरुआती शब्द हैं उनमें आर इकोड देयर फियर ऑफ द आर्क बिशप्स रिटर्न, तो एक गुंजायमान होता है, गूंजता है उनका डर आर्क बिशप के लौटने का, विच वुड फोर्स देम टू राउज देमसेल्व्स फ्रॉम द प्लेसेड टॉर्पर ऑफ एग्जिस्टेंस दैट दे कॉल लाइफ, यानी विच वुड फोर्स देम, जो उनको बाध्य करेगा, टू राउज देमसेल्व्स के वो उठ खड़े हों, फ्रॉम द प्लेसेड टॉर्पर ऑफ एग्जिस्टेंस। प्लेसेड टॉर्पर, टॉर्पर टॉर्पिडिटी भी बोलते हैं इसको, तो जो ये सुस्ती होती है, निष्क्रियता होती है, प्लेसेड मतलब जो शांति से निष्क्रिय तौर पर पड़े हुए हैं, ऑफ एग्जिस्टेंस उनके अस्तित्व की, दैट दे कॉल लाइफ जिसको वो जिंदगी कहते हैं। द कोरस सेंस अ डूम इन विच दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड, द कोरस सेंस मतलब कोरस को आभास होता है, अ डूम कि एक विपत्ति आने वाली है, इन विच जिसमें कि दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड, वो अपने आप को भी शामिल पाएंगे, एंड प्रे और वो प्रार्थना करते हैं, दैट बैकेट में रिटर्न कि बैकेट लौट जाएं, एट वंस तुरंत, टू फ्रांस फ्रांस को। दे डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू हैपन, वो नहीं चाहते कि कुछ भी हो, दे वुड रेदर गो ऑन इन द मिजरी ऑफ देयर हाफ लिव्ड लाइव्स, इसके बजाय वो उन कष्टों में बने रहेंगे जो उनके आधे जीवित जीवन में उन्होंने पाए हैं। द विमेन ऑफ कैंटरबरी रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ प्रोसेस, जो ये औरतें हैं कैंटरबरी की, वो रिप्रेजेंट करती हैं यानी प्रतिनिधित्व करती हैं द व्हील ऑफ प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस चल रहा है इस लाइफ का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो प्रोसेस चल रहा है उसका एक पहिया है, घूमता रहता है, तो उस व्हील को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। दे ड्रेड अवेकनिंग इनटू लाइफ, और वो डर रही हैं अपने जीवन में जागने से। नाउ आई फियर डिस्टर्बेंस ऑफ द क्वाइट सीजन्स, अब हमें डर लग रहा है कि जो शांत मौसम है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी वो उथल पुथल हो जाएगी उनमें। विंटर शेल कम ब्रिंगिंग डेथ फ्रॉम द सी, और जो विंटर आएगा, जो सर्दियाँ आएंगी, वो समुद्र से मौत को लेकर आएंगी। Yet the women making up the chorus have now and then the apprehension of reality, फिर भी जो कोरस को बनाने वाली यानी कोरस में जो शामिल महिलाएं हैं, हैव नाउ एंड देन माने कभी कभी, एप्रीहेंशन उनको आभास होता है, ऑफ रियलिटी वास्तविकता का, अदर देन द प्योरली फेनोमेनन, ये THAN होना चाहिए, अदर देन द प्योरली फेनोमेनन, यानी जो फेनोमेनल होता है जो सामने दिखाई दे रहा है, तो जो प्योरली फेनोमेनल जो कि रियलिस्टिक लाइफ में दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी उनको कुछ चीज़ों का आभास होता है जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं। कंक्लूजन देखते हैं। नेविल कॉगिल से, ये एक ऑथर हैं, उनका कहना है द कोरस इन द रॉक टीचर्स, तो जो कोरस है द रॉक नाटक में वो सिखाता है, द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल लर्न, और जो कोरस मर्डर इन द कैथेड्रल में है वो सीखता है। दे लर्न दैट इफ़ बैकेट इज़ सेफ, वो सीखते हैं, उनको ये समझ में आता है कि यदि बैकेट सुरक्षित है, दे आर सेफ टू, तो वो भी सुरक्षित हैं। इफ़ ही इज़ डेस्ट्रॉयड, अगर बैकेट का विनाश हो जाएगा, दे आर डेस्ट्रॉयड, तो उनका भी विनाश हो जाएगा। दे रियलाइज़, वो ये महसूस करते हैं, दैट देयर इज़ नो सेफ्टी इन फ्लाइट, कि भागने में कोई सुरक्षा नहीं है, एंड नो एस्केप इन ऑब्सक्योरिटी फ्रॉम ईवल एंड डेथ, और अगर आप ईविल से, बुराई से और मौत से भागते हैं तो भी आप नहीं बच सकते। दे हैव टू एक्सेप्ट देयर शेयर, यानी उनको स्वीकार करना है अपना हिस्सा, इन द इटर्नल बर्डन, जो कि हमेशा का बोझ है, यानी जो अवश्यम भावी बोझ है जिससे आप बच नहीं सकते, तो अपना हिस्सा तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। द परपेचुअल ग्लोरी, जो हमेशा रहने वाला यश है। द बर्डन ऑफ सिन, जो बोझ है पाप का। द ग्लोरी ऑफ रिडेम्पशन, और जो यश है रिडेम्पशन का, मतलब कि पापों से मुक्त होने का। इन द ग्रेट कोरस बिफोर द मार्टिरडम दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद अ होल वर्ल्ड ग्रोनिंग एंड ट्रेवेलिंग, यानी इस महान कोरस में बिफोर द मार्टिरडम, शहादत से पहले, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स
वो मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एक मानते हैं विद द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ, ग्रोनिंग एंड ट्रेवलिंग, यानी जो कि आहें भर रहा है, परेशान है, रो रहा है, पीड़ित है। दस इस प्रकार द कोरस बिकम्स ह्यूमैनिटी, ये जो कोरस है वो इंसानियत बन जाता है, मीन्स इंसान बन जाता है। द वर्शिपर्स एट द श्राइन, जो पुजारी हैं इस श्राइन पर। द पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी, जो तीर्थयात्री हैं कैंटरबरी के। द क्रिश्चियन इक्विवेलेंट, और ये ईसाई इक्विवेलेंट है ऑफ द रिचुअल मोर्नर्स, ये शब्द पहले भी आ चुके हैं, यानी जो पारंपरिक तौर पर विलाप करने वाले लोग हैं। वीपिंग फॉर द डेड गॉड और हीरो, जो कि मरे हुए नायक के लिए या मरे हुए भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं। तो ये जो कोरस है वो एक रिचुअल मोर्नर्स की तरह यहाँ काम करता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर कोरस करता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है आपसे। मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो एक या फिर इसी में शामिल करने की कोशिश करती हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। तो उसमें फिर आप ब्रीफली ये लिखेंगे कि कोरस का जो फंक्शन है वो उन घटनाओं को बताना है जो कि स्टेज पर नहीं दिखाई गई हैं, और टिप्पणी करना है जो घटनाएं इस नाटक में हो रही हैं उन पर टिप्पणी करने का काम कोरस का है। और साथ ही ये जो कोरस है वो रिचुअल मोर्नर्स का भी काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ये यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो थीम है किसी भी ड्रामा की, किसी भी स्टोरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। थीम पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस मार्टिरडम एज द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो शहादत की थीम है, विषय वस्तु है, वो सेंट्रल थीम है, यानी केंद्रीय विषय वस्तु है इस नाटक की। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज मार्टिरडम, यानी इस नाटक की जो मुख्य विषय वस्तु है वो शहादत है। एंड इलियट्स कंसेप्ट ऑफ मार्टिरडम इज द टर्म एज इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड। और इलियट का जो विचारधारा है शहादत की, वो जो मूल अर्थ हुआ करता था इस शब्द का वही है। Becket as a martyr is not primarily one who suffers for a cause or give up his life for some religious belief. Becket मतलब एक शहीद के रूप में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी कारण से सफ़र कर रहा है या फिर जिसने अपना जीवन किसी धार्मिक विश्वास के लिए दिया है। इंस्टेड, बजाय इसके, ही इज़ द विटनेस, वो गवाह है टू द रियलिटी ऑफ गॉड्स पावर्स, यानी जो ईश्वर की शक्तियां हैं उनकी वास्तविकता का वो गवाह है। द एक्चुअल डीड बाय विच टॉमस इज स्ट्रक, जो वास्तविक काम है जिसके द्वारा टॉमस को मारा जाता है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज अ ड्रामेटिक क्लाइमैक्स, तो वो ड्रामेटिक क्लाइमैक्स के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। द ऑडियंस इज़ वार्न्ड अगेन एंड अगेन, देखने वालों को, दर्शकों को बार बार ये चेतावनी दी जाती है दैट इट इज़ नॉट वॉचिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि वो एक घटनाओं का क्रम नहीं देख रहे हैं, बट एन एक्शन, बल्कि एक ऐसी कहानी देख रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन गॉड्स विल, जो कि ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, एंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, और इंसान के व्यवहार पर। द नाइट्स रश अपॉन द आर्क बिशप, यानी जो सरदार हैं वो आर्क बिशप की ओर दौड़ते हैं। देयर एंगर कोलाइड्स, उनका गुस्सा टकराता है, अगेंस्ट द काम ऑफ टॉमस, टॉमस की शांति से। एंड द ब्रूटल मर्डर टेक्स प्लेस, और वो जघन्य हत्या हो जाती है। इट इज़ ऑलमोस्ट इन द वे ऑफ अ काइंड ऑफ रिचुअल स्लॉटर, ये एक प्रकार का, जैसे रिचुअल होता है जो जिसमें बलि दी जाती है, उस प्रकार की एक हत्या है। ऑफ एन अनरेजिस्टिंग विक्टिम, एक अनरेजिस्टिंग जो विरोध नहीं कर रहा, ऐसे विक्टिम का, ऐसे शिकार का, यानी आर्क बिशप भी तलवार निकाल लेता अपनी तो एक दो को तो मार ही डालता, वो भी है ना, जो नाइट्स थे उनमें से एक दो को तो आर्क बिशप भी मार सकता था ना, अगर वो भी तलवार निकाल लेता तो। लेकिन ये यहाँ पर अनरेजिस्टिंग विक्टिम है,
यानी जो विरोध नहीं कर रहा, इस टाइप का विक्टिम है। इट इज़ लाइक अ टंगलेस गोट। तो जो आर्क बिशप को मारा जाता है, वो जो टॉमस बैकेट हैं, वो एक तरीके से बिना जीभ वाली बकरी की तरह हैं, स्लॉटर्ड बाय द क्रूअल बूचर, जिसको कि मतलब निर्दयी कसाई के द्वारा काटा जाता है। एक्चुअली इलियट शोज हाउ अ क्रिश्चियन कैन डाई। वास्तव में इलियट यहाँ ये दिखाता है कि एक ईसाई कैसे मर सकता है। इवन ही डज नॉट अलाउ बैकेट टू रजिस्ट। इलियट ने यहाँ ये भी इजाज़त नहीं दी बैकेट को कि बैकेट थोड़ा सा विरोध करे। टॉमस एक्नॉलेजेस स्पिरिचुअल प्राइड विद इन हिम। टॉमस स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल प्राइड है, एक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक गर्व है, फक्र है। एंड अम्बल्स हिज विल, और वो अपनी इच्छा को शांत कर लेते हैं। ही लव्स क्राइस्ट, वो क्राइस्ट को प्रेम करते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, हिज ब्लड गिवन टू बाय माई लाइफ, कि जीसस क्राइस्ट का खून दिया गया था मेरा जीवन खरीदने के लिए। माई ब्लड गिवन टू पे फॉर हिज डेथ, अब मेरा खून जा रहा है उनकी मृत्यु की कीमत अदा करने के लिए। माई डेथ फॉर हिज डेथ, मेरी जो मृत्यु हो रही है वो ईसा मसीह की मृत्यु के बदले में हो रही है। इसके अलावा आप जो टॉमस बैकेट ने अपना सरमन दिया था, अपना उपदेश दिया था, तो वहाँ पर जो बोला था वो भी आप कोट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो मार्टरडम है, मार्टरडम इज़ नेवर द डिज़ाइन ऑफ मैन, ये कहा था। ये आप वहाँ से कोट कर लीजिएगा कि जो शहादत है वो कभी भी मनुष्य के प्लान से नहीं होती है ना, ये तो ईश्वर का प्लान होता है, उन्होंने कहा था खुद टॉमस बैकेट ने। फॉर द ट्रू मार्टरडम मार्टर इज़ ही हु हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, यानी कि जो सच्चा शहीद है वो है जो कि ईश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। हु हैज़ लॉस्ट हिज विल इन द विल ऑफ गॉड, तो वो वाला कोटेशन आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अपनी शहादत के बारे में उन्होंने खुद अपने उपदेश में पहले ही इंगित कर दिया था, यानी जीसस क्राइस्ट की शहादत के बारे में बोलते हैं और फिर ये इशारा भी देते हैं कि जब उनकी भी शहादत होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मर्डर इन द कैथेड्रल पर। सारी यूनिट्स पर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और आज इसमें हमने समरी देखी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखे, एक ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखा। और वो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनमें से आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के भी जवाब दे सकते हैं। और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं ये पूरा ड्रामा अपलोड करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।